70 और है। इस प्रकार 200 प्रश्न में पूरी पॉलिटी कंप्लीट है। अब आपको मजा आएगा जबरदस्त वाला, ठीक है। आगे आ जाओ। भारत के संविधान की रचना के लिए संविधान सभा का जो विचार है वो सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? तो संविधान की रचना का जो सबसे पहले है वो विचार है 1934 के अंदर स्वराज पार्टी के द्वारा दिया गया था अपने रांची अधिवेशन के अंदर। किसके अंदर? रांची अधिवेशन के अंदर सबसे पहले ये विचार स्वराज पार्टी के द्वारा दिया गया था। और स्वराज पार्टी की अगर हम बात करें तो 1923 में चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू वगैरह उन सब के द्वारा इसका गठन किया गया था 1923 के अंदर। और इसमें कहा गया था कि आधार है वो वयस्क मताधिकार होना चाहिए। क्या कहा था कि आधार इन्होंने जो बताया था वो कहा था, आपसे पूछ सकते हैं, वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार, इस आधार पर उन्होंने कहा कि आपकी संविधान सभा के निर्माण होना चाहिए। स्वराज पार्टी ने कहा था। एक निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का जो निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था, निर्वाचित संविधान सभा की बात हो रही है ना, इलेक्टेड, जो निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण है वो क्रिप्स मिशन के द्वारा सबसे पहले यहां पर कहा गया था। अब आप कहोगे सर कैबिनेट मिशन क्या है? तो अगला प्रश्न मैं उसी के संदर्भ में ला रहा हूं। अगला जो है प्रश्न की भारतीय संविधान सभा की जनक है ना, जिससे भारतीय संविधान सभा का जो निर्माण होता है उसके पीछे कौन सा मिशन था? तो कैबिनेट मिशन आएगा। ये तो क्या है, भारत का संविधान सभा का क्या है, जनक है ना। और यहां निर्वाचित की जो बात है वो आपके कब कही थी? इसके द्वारा, क्रिप्स के द्वारा 23 मार्च 1942 को आया था। 23 मार्च 1942 को इसका गठन होता है। और उसके बाद में 30 मार्च 1942 को एक प्रस्ताव पारित किया जाता है। 1942 के 30 मार्च को प्रस्ताव पारित किया जाता है जिसमें यह कहा जाता है ना, ये जो आपका क्रिप्स प्रस्ताव है, पूर्ण उपनिवेश, हालांकि प्रांतों को इसमें छूट थी, है ना, पूर्ण उपनिवेश का दर्जा मिलेगा, हालांकि प्रांतों को इसमें क्या थी, छूट थी। आगे देखिएगा तो यहां पर पूर्ण उपनिवेश का दर्जा, पूर्ण उपनिवेश का दर्जा मिलेगा और प्रांतों को इसमें क्या थी, छूट थी कि वो आप इसमें शामिल हो ना हो, ये कई सारी बातें थी। क्रिप्स प्रस्ताव किसके समय पारित किया गया था? ये पारित किया गया था आपका कौन सा, पीएम चर्चिल थे उस समय, है ना, पीएम चर्चिल, इंग्लैंड के जो पीएम उस समय कौन था, चर्चिल था। और इसके समय में पीएम कौन था, क्लीमेंट एटली। तो यहां पर तो क्लीमेंट एटली था और वहां चर्चिल था। तो ये सब बात हो रही है अपने किसके बारे में, क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में। हाँ, विंस्टन चर्चिल इस समय था, क्लीमेंट एटली कैबिनेट के टाइम में था और ये निर्वाचित जो है संविधान सभा की बात इसने सबसे पहले कही थी। ओके, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। कह सकते हैं कि भारतीय संविधान सभा की जो जनक या भारतीय संविधान सभा की जो मतलब कहते हैं ना पितृ संस्था के रूप में कहते हैं कि सबसे पहले जो संस्थापक रूप में ये आपकी कैबिनेट मिशन योजना ही थी। कैबिनेट मिशन योजना की बात करें तो संविधान सभा की जो टोटल सीटें इसने रखी थी वो कितनी रखी थी, 389। प्रश्न सीधा सा आएगा, ध्यान देना, 389 तो इसमें टोटल सदस्यों की बात कही गई थी। इन 389 में से जो है 292 कहां से थे, 292 कहां के थे, 93 कहां से थे और 4 कहां से थे, ये थोड़ा सा आप लोगों को पता होना चाहिए। मेरे साथ साथ लिखो, 292 की अगर हम बात करें तो वो प्रांतों के प्रतिनिधि के रूप में किस कहां से, प्रांतों से होंगे। और 93 थे वो आपके कहां से होंगे, देशी रियासतों से होंगे, ये देशी रियासतों से हो गए। और ये है आपके सेंट्रल प्रोविंस, जो केंद्रीय प्रांत थे, ये कहां से थे, केंद्रीय प्रांतों से। और 4 केंद्रीय प्रांत कौन कौन से थे ये तो आपको भी नहीं पता होगा, कोई बात नहीं, पटवारी में प्रश्न पूछ ले तो फिर हालत खराब नहीं होनी चाहिए। इन 4 प्रांतों के अंदर हम बात करें तो एक तो अपना अजमेर हो गया, अजमेर, एक आपके पाकिस्तान का बलूचिस्तान, बलूचिस्तान, एक आपका कुर्ग हो गया, है ना, कौन सा हो गया, कुर्ग हो गया। और एक बाकी है आप लोगों को वो याद रखना है, दिल्ली। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 पूरे प्रांत है उस समय के सेंट्रल प्रोविंस। तो ये आपको सीक्वेंस याद रखना है और इससे संबंधित डाटा पूछा जाएगा प्रांतों वाले। अब इनका चयन वगैरह कैसे किया जाता था हम इसके ऊपर भी बात करेंगे, सारा कुछ देखेंगे, एक एक प्रश्न के अंदर सारी चीज बताऊंगा। मजा आएगा आप लोगों को कि आपके संविधान सभा का जो गठन आपके, अरे वाह राहुल के आ रहा, बहुत बढ़िया, अच्छी तैयारी की, इसका मतलब तुमने ऐप के अंदर पढ़ के। तो 292, 93 और देखो 92, 93, 4 ऐसे याद रखना, टोटल आपके 389। बहुत बढ़िया, तुम लोगों की तैयारी अच्छी होगी क्योंकि साल भर बढ़िया तरीके से पढ़े तुम लोग। यहां है कि कैबिनेट मिशन योजना जो है आपकी 46 की कैबिनेट मिशन योजना, 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत आपके संविधान निर्मात्री परिषद के प्रत्येक प्रांत को जो आवंटित सदस्य संख्या है वो निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि जो था संविधान सभा में जो जा रहा है प्रांत से, वो
एक प्रतिनिधि है वो आपके कितने सदस्यों का प्रतिनिधित्व कर रहा था? प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक रखा गया था और इसमें 3 भाग थे अलग अलग, सामान्य, मुस्लिम और सिख, है ना। सामान्य, मुस्लिम और सिख, इन सेक्टरों से विशेष रूप से ये आपके 3 भागों में आप लोगों को याद रखना है। अप्रत्यक्ष, इनका चुनाव किसके द्वारा किया गया था? चुनाव है वो आपका प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? बड़ा अच्छा प्रश्न है, बहुत प्यारा प्रश्न है कि प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, प्रांतीय विधानसभा सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ना। डायरेक्ट चुनाव मत कर देना। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? जो कैबिनेट मिशन के रूप में हम बात कर रहे हैं, उस कैबिनेट मिशन को सत्ता हस्तांतरण के लिए क्लीमेंट एटली ने भेजा था, है ना। इसका उद्देश्य यही था कि भाई सत्ता हस्तांतरित करो, अब हालत खराब हो रही है। सत्ता हस्तांतरण के लिए क्लीमेंट एटली ने भेजा था। उसमें वुड नहीं था, पैथिक लॉरेंस था, स्टेफोर्ड क्रिप्स था और एवी अलेक्जेंडर था। इसमें हेड कौन था? भाई क्रिप्स है, उसी के नाम पे इसका नाम रखा गया, तो सीधी सी बात है, इसमें हेड कौन था? आपका क्रिप्स, स्टेफोर्ड क्रिप्स, सॉरी, अच्छा क्रिप्स तो क्रिप्स मिशन है, कैबिनेट मिशन है ये, ठीक है। पैट्रिक लॉरेंस है, उसमें ये हेड था। मेरे दिमाग में क्या दूसरा वाला रह गया। अब मैं लगातार पढ़ाई करा रहा हूं भाई, ध्यान रख लेना पूरा लगातार तरीके से, पूरे 24 घंटे सोने तक का टाइम नहीं मिल रहा है। तुम मेरी तरह गड़बड़ मत कर देना, नींद लेनी है पूरी दबा के। तो क्रिप्स तो वो अलग था, ये अलग है। यहां पर पैट्रिक लॉरेंस इसका हेड था, ये ध्यान रखना। पैट्रिक लॉरेंस इसका हेड था, पैट्रिक लॉरेंस। गड़बड़ तो करनी नहीं है, गड़बड़ की कोई चांस ही नहीं है। वी आर डिस्कसिंग सम क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। लैब, ज्योग्राफी, होम साइंस सबकी पोस्ट आएगी, चिंता मत करो, आएगी मतलब आएगी। पढ़ो। संविधान सभा के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है दिए गए में। कि संविधान सभा की जो पहली बैठक है 9 दिसंबर 1946 की हुई थी, बिल्कुल सही है। पहले अध्यक्ष है वो आपके, पहले स्थायी अध्यक्ष है वो सच्चिदानंद सिन्हा थे, स्थायी नहीं थे, अस्थायी थे। इस प्रकार से ये कथन क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। 2 जहां भी देखो कट कर दो, बचा कौन सा? 1 तो सही है, इसके साथ साथ तीसरा भी सही हो गया। संविधान सभा की पहली बैठक का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था, ये बिल्कुल सही कथन है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपका। उपाध्यक्ष भी बता देता हूं, उपाध्यक्ष जो एस जी मुखर्जी थे। फर्स्ट उपाध्यक्ष एच सी मुखर्जी, एच सी मुखर्जी पहले उपाध्यक्ष। और फर्स्ट स्थायी अध्यक्ष की बात करें, वो 11 दिसंबर को बने थे राजेंद्र प्रसाद जी। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद बने थे। और तब तक 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष बने थे। ये तो बने थे अस्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने थे 2 दिन के लिए, ठीक है। 2 दिन रा पावना, 2 दिन रा मेहमान, ठीक है। आगे बढ़ो, याद रहना चाहिए एक क्वेश्चन के ऊपर नजर को पूरी। भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कि संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। 12वां अधिवेशन हुआ था उस दिन, ये आपका 12वां अधिवेशन था, बिल्कुल सही है। अंतिम अधिवेशन यानी कि 12वां, टोटल 12 अधिवेशन थे। इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित किए गए थे। इस प्रकार से आपके 24 जनवरी को कई सारे हम पढ़ते हैं इनके संबंध में। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 हो जाता है, इसमें दोनों ही कथन क्या है? राइट हो जाते हैं, दोनों ही कथन सत्य है संविधान के संबंध में, 24 जनवरी वाला भी। तो ये कुछ प्रश्न जो बहुत इंपॉर्टेंट है संविधान के संबंध में, जो फैक्ट है वो सीधे सीधे परीक्षा में आ जाते हैं। जैसे संविधान सभा का जो गठन है वो सबसे पहले जुलाई 1946 के अंदर होता है। कुल सदस्य संख्या इसकी 389 थी। पहली बैठक 9 दिसंबर को होती है। इस अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी है, स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी है। संविधान सभा का पहला वाचन है वो आपके 4 से 9 नवंबर को 1948 को, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। प्रथम वाचन 4 से 9 नवंबर 1948। संविधान सभा का दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से लेकर के 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। और तीसरा वाचन तो एग्जाम में पूछ लिया गया था, ध्यान रख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और तीसरा वाचन भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। अंतिम रूप से पारित उस समय उपस्थित सदस्य 284 थे। और प्रश्न एग्जाम में आता है कि 284 ने ही आपके क्या किए थे? संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए थे। यह प्रश्न भी एग्जाम में आता है, लो कर लो बात। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1950 को पारित अधिनियमित अंगीकृत किया गया था। लागू 26 जनवरी को हुआ था। भारतीय संविधान के संबंध में कुछ फैक्ट है, सीधे सीधे प्रश्न आ जाएंगे। डायरेक्ट तो क्या ही करें, अब हो जाएंगे, पीडीएफ में सब मिल जाएगा। अभी पढ़ लो, सुन लो, जो कह रहा हूं वो समझ लो। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को 24 जनवरी को अपनाया गया था, याद रख लेना। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था।
संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे, 63 लाख रुपए खर्च हुए, मूल भाग 22 थे, मूल अनुच्छेद 395 थे, मूल अनुसूचियां 8 थी, और भारतीय संविधान के पिता भीमराव जी अम्बेडकर है, जो पूछा ही जाता है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो ओरिजेंटल मोड में करके, पीडीएफ में सब मिल जाएगा, टेंशन मत करो, गणित साफ साफ दिखेगा। आगे देखो, इस प्रश्न पे फोकस करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट। जवाहरलाल नेहरू ने, इस प्रश्न का आंसर बताओ भाई सभी। जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान सभा के जो उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया था? देखो, उद्देश्य प्रस्ताव की हम बात करें, सबसे पहले उद्देश्य प्रस्ताव को आपको 13 दिसंबर को प्रस्तुत किया था और 22 जनवरी 1947 को इसे पारित किया गया था। और यह उद्देश्य प्रस्ताव बाद में क्या बन गया था संविधान की? इस उद्देश्य प्रस्ताव को हम बात करें, संविधान की यह प्रस्तावना बना था। क्या बना था? संविधान की प्रस्तावना। और संविधान की प्रस्तावना के अंदर भारत के संविधान के उद्देश्यों की बात कही गई है। प्रश्न आएगा, संविधान सभा के स्थायी सभापति कौन थे? स्थायी सभापति आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। स्थायी कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी थे। संविधान सभा के पहले मनोनीत उपसभापति, इनमें से आपके पहले मनोनीत उपसभापति फ्रैंक एंथोनी थे। फ्रैंक एंथोनी है तो जो कहो कि हमारे एंग्लो इंडियन भी चाहिए, हमारे गोरों का भी प्रतिनिधित्व चाहिए, फ्रैंक एंथोनी के। तो फ्रैंक एंथोनी की वजह से ही 2 आंग्लो भारतीय, इसकी वजह से ही 2 आंग्ल भारतीयों को लोकसभा में प्रतिनिधित्व दिया गया था, जिसको लोकसभा में प्रतिनिधित्व दिया गया था और जिसे अब समाप्त कर दिया गया है। इसको वर्तमान में समाप्त किया गया है ना, ये आगे प्रश्न आएगा तब बताऊंगा। वर्तमान में क्या है, ये समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना। और फ्रैंक एंथोनी था, इसकी वजह से आज तक क्या था, और फ्रैंक के हमारे गोरिया भाई चीजें है, हमारे गोरिया भाई जी लोकसभा में हैंग बेटा इंडियन मारा तो गोरा चीजें हाथ है, तो ठीक है भाई। डिप्रेशन हो रहा है, एग्जाम नजदीक आ रहा है, डिप्रेशन कर ले बेटा थोड़ा सा और, तो कहिए पूरे साल जम के पढ़ो, लास्ट टाइम में डिप्रेशन नजदीक ही नहीं आता है ना। डिप्रेशन तो कहीं का है, थोड़ा नींद ले लिया करो, बाकी छोड़ो, दवा की नींद लिया करो, जो होगा देखा जाएगा, ये सोचा करो दिन में 10 बार। ताकतवर बनो यार, इतनी जवानी का जोश खून उबाले मार रहा है? इतनी जवानी के अंदर संसार में तुमसे ताकतवर तो कोई है ही नहीं, और तुम्हें डिप्रेशन आ रहा है, दोबारा बोलेगा नहीं, ठीक है। हाँ, तो संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति की बात हो रही है। अच्छा प्रश्न है ना, पूछा गया था, ये ना इंपोर्टेंट है, ठीक है। भारतीय संविधान को बनाने के लिए भारतीय संविधान सभा ने कुल कितने अधिवेशन, 12 अधिवेशन आयोजित किए थे। टोटल 12वां अधिवेशन वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था, उसके ऊपर हमने बात की थी। 12वां है वो 24 जनवरी 1950, 12वां है वो आपका 24 जनवरी 1950 को, जिसमें 284 लोगों ने क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे। ये भी उपस्थित सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। भारत के संविधान का जो खाका यानी प्रारूप है ना, खाका कह सकते हो इसे, खाका कह सकते हो, स्ट्रक्चर कह सकते हो, प्रारूप कह सकते हो। इस प्रारूप समिति संविधान सभा के सदस्यों, प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को किसके द्वारा चुना गया था? क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, तो ये आपका किसके द्वारा चुना गया था? प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा चुना गया था प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को। सीधी सी बात है, संविधान सभा के संबंध में कह रहे हैं, हालांकि वो प्रारूप समिति अलग है। ये फिजिकल वर्कआउट कर लिया करो, अगर किसी को डिप्रेशन हो रहा है ना, सच बात बता रहा हूं, सुबह दौड़ लिया कर 1-2 किलोमीटर, दबा के दौड़ना। अपने आप जब शरीर से पसीना आता है ना, तो डिप्रेशन बाहर चला जाता है। जिम चले जाया करो, पसीना आना चाहिए बस बॉडी से। फिर कहोगे यार मैं जो पहले था वो अब नहीं हूं, ताकतवर हो गया हूं। तो थोड़ा तंत्रिका है ना तुम्हारे शरीर की, उस तंत्रिकाओं को थोड़ा झकझोरा करो, गहरी सांस लिया करो, बाहर निकला करो, 5-10 मिनट तो इतना कर सकते हो ना, दौड़ भाग किया करो। बातें करते हैं जवानी के अंदर बुढ़ापे वाली बातें, ठीक है। प्रांतों ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। 13 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका बताइएगा, यहां पर भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। पहला प्रारूप है वो BN राव के द्वारा तैयार किया गया था। इस संविधान के इसके क्या थे? सलाहकार थे। ये आप लोगों को याद रखना, BN राव को याद रखना। पहले प्रारूप के अंदर 243 अनुच्छेद थे, 243 अनुच्छेद थे पहले आपके, इसके अंदर 243 अनुच्छेद थे और 13 अनुसूची थी। अब ये कोई महानुभाव ये आके मत कह देना वर्तमान में तो इतने अनुच्छेद हैं, भाई मैं पहले की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। कई बार होता है गुरुजी के पढ़े हुए में से गलती निकालते हैं, बड़ा मजा आता है। मैं गलती नहीं कर रहा हूं। पहला जो प्रारूप BN राव ने तैयार किया था उसमें 243 अनुच्छेद थे, 13 उसमें अनुसूचियां हुआ करती थी। और इसे आपका 29 इसकी वजह से बाद में इसी के ऊपर आधारित 29 अगस्त, इसी के ऊपर आधारित आपके
29 अगस्त 1947 को इसके ऊपर विचार करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया था। यह प्रश्न सीधा सीधा परीक्षा में पूछा जाता है और पहला खाका BN राव ने तैयार किया था। उसमें इतने अनुच्छेद थे और उसके ऊपर फिर प्रारूप समिति बनाई गई थी। उसके अध्यक्ष फिर कौन थे? भीमराव जी अंबेडकर थे। एडमिट कार्ड आने वाले हैं, शाम तक आ जाएंगे। तेरा एडमिट कार्ड तेरे पास ही आएगा विष्णु, मेरे पास तो आएगा नहीं है। एडमिट कार्ड ले लेना, निकाल कर दे, सजा करके बढ़िया थाल में आरती उतार के रख देना उसको। अभी 3-4 दिन पड़े, खूब 15-20 नंबर बढ़ा सकते हो। कितना? 15-20 नंबर बढ़ा सकते हो। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? यह प्रश्न अभी एग्जाम में पूछा गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न यह आएगा कि 15 सदस्यों के नाम बताओ। बेरहम दुनिया है, पूछ सकती है, कुछ भी पूछ सकती है। तो वहां से अम्मी स्टार्ट हो रही है। अम्मू स्वामीनाथन, एनी मैस्करीन, बेगम एजाज रसूल, वो नाम लिखे हुए देखते रहो। दक्षिणी वेलियादुन, दुर्गाबाई, और उसमें हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला रॉय, मालती चौधरी, 2 तो चौधरी हो गई, ठीक है, पूर्णिमा बनर्जी हो गई और रेणुका रॉय हो गई। नाम लिख रहा है? हाँ, रेणुका रॉय 11 नंबर पे। सरोजनी नायडू, मोस्ट इंपोर्टेंट, सरोजनी नायडू, सुचिता कृपलानी। आपके जो ऑप्शन में आएंगे ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपके जो ऑप्शन में आएंगे वो इनमें से ही दिए जाएंगे। सरोजनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित, इनमें से ऑप्शन दिए जाएंगे, है ना, इनमें से दिए जाएंगे। या ज्यादा से ज्यादा चौधरी का दे सकते हैं, बनर्जी का दे सकते हैं। सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, सुचिता कृपलानी और विजयलक्ष्मी पंडित, ये तो बहुत फेमस हुई है, ये तो बहुत ज्यादा फेमस है। मजा आया कि नहीं आया ये बताओ पहले तो। ऐसा कंटेंट कभी पढ़ा क्या यूट्यूब पे कि सिर्फ वही मैराथन देखी, आगे बढ़ो, टिक करो, आगे बढ़ो? ये होता है कंटेंट। ये प्रश्न एग्जाम में आएगा। ठीक है, ओके, अगले प्रश्न पे आ जाओ। हाँ जी, वेतन का आकर्षक कहा था विजयलक्ष्मी पंडित ने। ओके, बहुत बढ़िया। आगे देखो, संविधान सभा के भारतीय संविधान का तीसरा वाचन कब हुआ था? मैंने पहला, दूसरा, तीसरा पीछे जो है उसमें बता दिया था। पहला, दूसरा और तीसरा उसमें बता दिया था जब हमने अभी जस्ट वो लिस्ट देखी थी उसके अंदर। तो भारतीय संविधान सभा का जो तीसरा वाचन है वो आपके बहुत शानदार वाला क्वेश्चन, और पहला वाचन दूसरा वाचन दोनों ही एक ही साल के अंदर, और तीसरे वाचन के संबंध में क्वेश्चन में कहा गया। तो ये तीसरा वाचन जो होता है वो आपके 14 से 26 नवंबर को, 14 से 26 नवंबर आपके 1949 को। ठीक है, इसके ऊपर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 1948 के अंदर हुआ था पहला, दूसरा 48 से 49 हुआ था, तीसरा है 49 के अंदर 14 से 19। आगे देखो, भारतीय संविधान को कब भारतीय संविधान को अपनाया गया था? ब्रिटिश संसद, गवर्नर जनरल, भारतीय संसद या संविधान सभा द्वारा? तो ये संविधान सभा के द्वारा ही अपनाया गया था, ये याद रखना है। 11वें अधिवेशन के अंदर। कब अपनाया गया था? 11वें अधिवेशन में। और 11वां अधिवेशन सर कौन सा था? अरे 11वां अधिवेशन आपके 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये प्रश्न सीईटी में बार बार पूछा गया था। 11वें अधिवेशन में अपनाया गया, अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया, आत्मार्पित किया गया। एक ही शब्द है, इन शब्द के पीछे पढ़ो थोड़ा। एक शब्द आता है अंगीकृत, एक आता है अधिनियमित। पॉलिटी में शब्द बड़े खतरनाक होते हैं। और आत्मार्पित, अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित है? ये आपका 26 नवंबर आएगा, 11वां अधिवेशन 1949। ठीक है, हाँ धन्यवाद। मारी तारीफ तो इतनी करो मत, नहीं तो मैं फूल कुपो जोला पे पड़ा वाला कौन। ठीक है ना। आगे बढ़ो। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ये सलाह देने वाले संवैधानिक सलाहकार BN राव जी थे। भारतीय संविधान सभा के जो है वयस्क मताधिकार को 15 साल के लिए टालने की बात किसने की थी? हाँ, टालने की जो बात किसने कही थी? तो ये इसने कही थी मौलाना APJ अब्दुल कलाम आजाद ने कहा अभी वयस्क मताधिकार नहीं है, लोग पढ़े लिखे है नहीं, तो फालतू में ये देने का कोई सेंस है नहीं। ऐसी बात इन्होंने कही थी मौलाना APJ अब्दुल कलाम आजाद। तो आजाद भारत के अंदर ये शिक्षा मंत्री बने थे पहले, ये भी आपको याद रखना है। आगे देखो, किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस है वो आपका भारत था? ये किसने कहा था? ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। आजकल कथन भी ज्यादा पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 19 याद कर लेना। उसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने सुझाया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? ये किसने कहा था? गांधी जी ने कहा। भाई गांधी जी ने कहा देखो मैंने कांग्रेस इस उद्देश्य से नहीं बनाई थी कि तुम लोग राजनीति करने लग जाओ, ठीक है, तो
अब इसको खत्म कर दो। इसका उद्देश्य यही था कि भाई देश को आजादी दिलाना, और अब इसको एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। गांधी जी ने अपने सिद्धांत के ऊपर, लेकिन नेहरू जी ने कहा क्यों, इतने साल तक इसके लिए बैठे थे हम, ऐसा थोड़ी होता है, पीएम तो मैं बनूंगा। तो वो वाली बात है। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक, संविधान सभा की जो लास्ट बैठक है वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। 12वां अधिवेशन था इस समय। कौन सा 12वां अधिवेशन था, याद रखना है। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई थी? अंतरिम सरकार की बात कहें, अच्छा, अंतरिम सरकार की बात कही जा रही है। देखो आजकल फिजिकल एक्टिविटी सब छूटी हुई है। मेरे खुद की हालत खराब हो रखी है कि नींद ना ले पाता हूं, ना फिजिकल एक्टिविटी के लिए जिम जा पाता हूं, ना टाइम पे खाना खा पाता हूं। लास्ट 7 दिन से तो इतनी हालत खराब नहीं, मजा आ रहा है। सच बताए तो मतलब मेहनत में मजा आ रहा है। सुबह शाम कब हो रहा है, रात दिन कब हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। बस मेहनत है, समय बीत जाएगा लेकिन बातें याद रखी जाएगी जब पटवारी में तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। इसका जो आंसर है कि आपकी प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन है वो आपके 22 अगस्त 1946 को होता है। कब होता है? 22 अगस्त 1946। और गठन है वो 2 सितंबर को होता है। गठन है वो 2 सितंबर 1946 को होता है। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार की घोषणा हुई थी पहले, और ये बात कह रहे हैं कि गठन कब हुआ था अंतरिम सरकार के बारे में। तो भाई यूं ही नहीं छोड़ूंगा, है ना, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। ये माइंड मैप का कंटेंट है। हाँ, हल्के में ले रहे हो क्या? 90% क्वेश्चन कोई भी एग्जाम हो यूं ही मिलाए जाते हैं क्या? ये अंतरिम सरकार के लीडर्स हैं, जिसमें देखो कांग्रेस अंतिम सरकार में शामिल हुई। 74 साल पहले देश की जो है देश को पहली बार अपनी, हालांकि ये तो देश के इतिहास से संबंधित बात कही गई है। इस अंतरिम सरकार में जवाहरलाल नेहरू, तुम्हें तो यह याद रखना है कि जवाहरलाल नेहरू, पटेल और लियाकत अली समेत आपके 15 सदस्य हुआ करते थे। 15 मेंबर्स के बारे में। नेहरू के पास कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष, विदेश और राष्ट्रमंडल मामले। सरदार पटेल के पास होम मिनिस्ट्री थी, सूचना और प्रसारण जैसे डिपार्टमेंट थे। ये थी अपनी ये नेहरू जी है, वो पटेल जी है। और ये अंतरिम सरकार की बात करें कि घोषणा कब हुई थी? 24 अगस्त को हुई थी, अभी 10 दिन बाद में, है ना, इतिहास आएगा इसका। 24 अगस्त को घोषणा, लेकिन गठन है वो आपका 2 सितंबर को हुआ था। दोनों अलग अलग आंसर है, गलत मत कर देना, गलत नहीं करना, ठीक है। अब अगला, जो भीमराव जी अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कब हुआ? देखो भीमराव जी अंबेडकर है ना, 22 को गया 24 को, क्या कह रहे हो बेटा? 22 अगस्त नहीं, ये 24 अगस्त है। इसका आंसर 24 अगस्त है ना, 22 अगस्त नहीं है, 24 अगस्त है। भीमराव जी अंबेडकर पहले क्या थे कि आपके जो है सबसे पहले जो है बंगाल सीट से खड़े हुए थे वहां से, लेकिन वो बांग्लादेश के अंदर चली गई, है ना। आजादी के विभाजन, जब विभाजन हुआ तो वो बांग्लादेश के अंदर चला गया। तो पश्चिम बंगाल तो वो बांग्लादेश में चला गया। बांग्लादेश मतलब आज का बांग्लादेश, वो उस समय का पूर्वी पाकिस्तान, तो पूर्वी पाकिस्तान में चला गया था। तो सबसे पहले तो यहां से खड़े हुए थे। बाद में भीमराव जी अंबेडकर का जो निर्वाचन है, यहां पर हम बात करें बंबई प्रेसिडेंसी से किया गया। और बंबई प्रेसिडेंसी के अंदर भी जो स्थान की बात करें तो पूना सीट से बंबई प्रेसिडेंसी से एक व्यक्ति था जिसका नाम है एम.आर. जयकर। उसको इस्तीफा दिलाया गया कि तू नीचे बैठ, अंबेडकर जी आ रहे हैं, नीचे बैठ। तो एम.आर. जयकर को इस्तीफा दिलाया गया था। एम.आर. जयकर को इस्तीफा दिलाकर अंबेडकर जी बंबई प्रेसिडेंसी के पूना स्थान से खड़े हुए थे। पश्चिम बंगाल क्षेत्र से हुए थे, लेकिन वो बंगाल वहां पर पूरी पाकिस्तान के अंदर चला गया था, इसलिए फिर इनको यहां आना पड़ा। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ की हमने जब भी बात की है, संघ के अंदर बात करते हैं तो संघ के हेड कौन थे? संघ वाले के सबके नेहरू जी थे। संघ के कौन थे? नेहरू जी थे। संघ के नेहरू जी थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतों की बात आती है तो पटेल जी है। समिति बता दी मैंने। संविधान सभा में भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता वाली जो प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? प्रारूप समिति के गठन की बात करें तो 29 अगस्त याद रखना, अभी चल रही है अगस्त क्रांति, और पटवारी में तुमको करनी है अगस्त क्रांति, ध्यान रख लेना। आजाद हुआ था भारत उस समय 8 अगस्त को मध्य रात्रि को 8 अगस्त और 9 अगस्त को अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। इसी अगस्त में याद रखो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति, जो खाका बनाया था, संविधान का जो स्ट्रक्चर बनाया था, ढांचा बनाया था, उस समिति की स्थापना हुई, उसका गठन किया गया था। अब 29 अगस्त को इसका गठन किया गया था। इसकी पहली बैठक है वो आपकी कब होती है? 30 अगस्त को होती है। भीमराव जी अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। टोटल 7 मेंबर थे। कितने थे? देयर आर 7 मेंबर्स। 7 मेंबर्स में तो अंबेडकर जी इसके हेड थे, और उसके बाद में एन गोपाल स्वामी अयंगर, अयंगर से अयर, अयर से मुंशी, मुंशी से मोहम्मद। देखो मेरे भाई बहुत अच्छे से याद करवा रहा हूं। अयंगर अयर, अ से याद हो गया, म से मुंशी, म से मोहम्मद, म से मुंशी, म से मोहम्मद। और उसके बाद में 2 की थोड़ी सी बुजुर्ग अवस्था में थे, है ना, एक पांव कब्र में और एक केले के छिलके पे। तो इनकी क्या निधन हो जाता है यहां पर एक जने का। जैसे एन माधव राव है। माधव राव बीएल मित्र के त्याग पत्र देने पर, बीएल मित्र ने त्याग पत्र दे दिया तो फिर माधव जी आ गए थे। ठीक है, फिर कौन आ गए? माधव जी। सदस्यों का नाम देकर के पूछेंगे एग्जाम के अंदर कि निम्न में से कौन सा प्रारूप समिति का हेड था? नहीं है, ये प्रश्न आएगा।
माधव जी आए और फिर खेतान की मृत्यु हो गई। लो जी, खेतान जी खेत हो गए। खेत होना क्या मतलब होता है? खेत का मतलब होता है काम आ जाना, खेत हो जाना, मतलब राम को प्यारा हो जाना। कहते कि नहीं कहते? हिंदी साहित्य पढ़ा नहीं क्या कभी? खेतान खेत हो गए। मृत्यु होने पर टीटी कृष्ण माचारी। गुरु जी मन याद ही क्यों? अरे झूठ बोल रहा है, तेरे को सब याद है। बोल मेरे साथ साथ, कृष्ण और माधव किसके नाम है? अरे उस जगन्नाथ के नाम है, भगवान श्री कृष्ण के नाम है। तो दो सदस्य तो कौन हो गए? कृष्णमाचारी और माधव राव। माधव और कृष्ण तुम्हें याद है? याद है दो, तो चार और याद करने। अ से अंबेडकर जी, अयंगर जी, अयर। अ से तीन अक्षर हो गए, है ना? मतलब तीन मेंबर की और बात करो। ये अंबेडकर जी को छोड़ दीजिए, वो तो अध्यक्ष है, वो सब पता है तुम्हें। अ से अगर हम बात करें तो अ से कौन है? अयंगर और अयर। उसके बाद में एम फॉर मुंशी, एम फॉर मोहम्मद सादुल्ला। मुंशी, मोहम्मद, अयंगर, अय्यर, माधव, कृष्ण और आपके अंबेडकर जी। सातों के सातों नाम याद कर लिए। लखनऊ के लाडे कह रहे गुरु जी मैंने याद को नहीं। हाँ, याद तो क्यों नहीं हुआ? माइंड में आपसे पढ़ के देखो पहले, आगे बढ़ो। ये प्रारूप कमेटी इतना डीप में ही आएगा। पटवारी का वो लेवल नहीं है कि वो बहुत आगे चला जाए। एक लिमिटेड लेवल होता है बेटा, है ना? पटवारी को आप यूपीएससी जैसा लेवल नहीं दे सकते। पटवारी को आप आरएस प्री जैसा कठिन से कठिन नहीं बना सकते। समझो इस बात को। सबकी सीमाएं होती है। बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। तो डरने की आवश्यकता नहीं है, होशियारी से काम लेना पटवारी के पेपर में। आ गया जो मुकेश, ज्योति, रोशनी, गोपाल, श्याम, बेटा आ जाओ। देखो, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार। ये उद्देशिका मतलब प्रस्तावना, प्रस्तावना मतलब इसे कहते हैं। आगे और प्रश्न आएंगे। हम प्रस्तावना की बात करें, भारतीय संविधान के अंदर ये प्रस्तावना का जो विचार है वो कहां से लिया गया था? ये अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। आपको एक संविधान के स्रोत की फोटो भी लगाऊंगा, चिंता मत करो। भारत के संविधान में राज्यों का संघ, भारत है वो आपका राज्यों का संघ होगा कि संकल्पना को प्राप्त किया गया। कौन से देश के संविधान से इसको प्राप्त किया गया है? तो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकी अधिनियम। अब ये ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकी अधिनियम है वो आपका कनाडा से संबंधित है। किससे है? ये आपका कनाडा का है। तो कनाडा की बात हो रही है, जहां से हमने राज्यों के संघ की बात कही जा रही है, ये हमने कनाडा से वहां से अपनाया। आर्टिकल 1 के सब क्लॉज 1 के अंदर कहा गया है, आपके अनुच्छेद 1A में कहा गया है कि भारत है वो आपका राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। अरे हिस्ट्री कल्चर वाली पीडीएफ आज रात को अपलोड कर दूंगा, कल सुबह लूंगा राजस्थान ज्योग्राफी की 12 घंटे लगातार। ठीक है? हाँ जी। कहा गया है कि भारत है वो आपका वॉइस में दिक्कत है। क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। अरे हिस्ट्री कल्चर वाली पीडीएफ आज रात को अपलोड कर दूंगा, कल सुबह लूंगा राजस्थान। हल्की सी दिक्कत है, करते ऐसा ही करते हैं। पढ़ने तो मेरे को यहां पर क्या हो गया? ब्रिटिश, यहां से राज्यों का संघ ये हो गया। अगला देखो, न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था हमने कहां से अपनाई है? अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से ना। भारत और यूएसए में है, जहां पर न्यायपालिका हमेशा व्यवस्थापिका के ऊपर क्या करती है? कंट्रोल करने का काम करती है, उसको नियंत्रित करने का काम करती है कि कोई भी गड़बड़ है तो उसको वो सुधारने का काम करती है। क्वेश्चन नंबर आपका 29 के अंदर है, वो आपका अनुच्छेद 137 के अंदर ये बात कही गई है वैसे, है ना? अनुच्छेद ध्यान रखना, आर्टिकल अनुच्छेद 137 के अंदर ये आपके भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। हाँ जी, ये ध्यान रखना। मैं पढ़ाते पढ़ाते 10 काम एक साथ कर लेता, तुझे पता बेटा। टीम को 1 सेकंड के अंदर इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ कि गड़बड़ हो रही है, चेक कर ले, है ना? तुम सोचोगे सर फोन क्यों हाथ में लेके खड़े? 10 काम करने पड़ते हैं। शक्तिमान है ना? लाखों बच्चों का गुरु बनना इतना आसान थोड़ी है। अनुच्छेद 137 के अंदर ये बात कही गई है। अब देखो मेरे प्यारे भाई कि भारतीय संविधान के अंदर एक संवर्ती सूची है, उसकी संकल्पना हमने कहां से ली? हाँ, संवर्ती सूची की हम बात करें तो हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। कहां से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संवर्ती सूची को लिया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने इसको अपनाया है। जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन, संघ सूची, संवर्ती सूची, राज्य सूची, उसके अलावा अवशिष्ट शक्तियों का भी प्रश्न आता है एग्जाम के अंदर। सारे प्रश्न लाया हूं, चिंता मत करो, चुन चुन के लेके आया हूं, है ना? अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यहां पर सुमेलित नहीं है? दिए गए में सुमेलित कौन सा नहीं है? मौलिक अधिकार अमेरिका से, नीति निर्देशक आयरलैंड से, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां ऑस्ट्रेलिया से, आपातकालीन शक्तियां हमने जर्मनी से लिए। दिए गए में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जो केंद्र की अवशिष्ट शक्तियों के बारे में प्रश्न आ रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया से नहीं लिए, हमने कहां से लिए? अवशिष्ट शक्तियां कनाडा से ली है। कहां से ली है? ये हमने कनाडा से अपनाई है। अवशिष्ट शक्तियां आपके कहां से हो गई? कनाडा इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंदर आपके? आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो कि अवशिष्ट शक्तियां किसके पास में है? राज्यों के पास में है कि संसद के पास में है कि किसके पास में? बताओ, कमेंट करो। अनुच्छेद 248 में यह कहा गया है कि जो न तो राज्य सूची में है, न संघ सूची में है, न संवर्ती सूची में है, वो बची हुई संवर्ती
मतलब ये जो रेस्ट ऑफ द जो पावर्स है ना, संवर्ती अवशिष्ट शक्तियों की बात करते हैं ना, संवर्ती के ऊपर तो दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अवशिष्ट शक्तियां है वो आपकी किसके पास में है, संसद के पास में है बेटा, संसद के पास कुछ अब बची हुई शक्तियां जिनके ऊपर कानून कौन बना सकती है, संसद बना सकती है। बाकी वाले ऑप्शन भी याद कर लेना अच्छे से, संसद राइट आंसर का। हाँ जी, सेंटर को संसद को बात एक ही, क्योंकि जो सत्ताधारी पार्टी की बात हुई। निम्न में से कौन सा युग्म आपका सुमेलित है, सही सुमेलित कौन सा है? देखो, संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित कह रहा है, गलत बात है या सही बात है, बताओ। संविधान का तीसरा भाग नागरिकता से संबंधित है, दोनों उल्टे कर दिए। चौथा भाग 1 भाग 4 1 है वो मौलिक कर्तव्य है। पांचवा भाग नीति निर्देशक तत्व, सिर्फ और सिर्फ सी इसमें राइट है ना, सिर्फ और सिर्फ इसमें सी राइट है। नागरिकता किसमें, दूसरा भाग तो इसमें होगा, ये इसमें है। लेकिन तुम लोग कंफ्यूज मत हो, मैं सारी चीजें लिख के लाया हूं। इधर देखो, संविधान के जितने भी यहां पर भाग जो है सबके बारे में लिख के लेके आया हूं, है ना। तो ये यहां पर टोटल यहां पर लिखे गए भागों के बारे में बात करें। पहला जो भाग है संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ और उसकी परिभाषा के बारे में बताया गया है। फोन को हॉरिजॉन्टल मोड में करो, थोड़ा सा पता चलेगा। फिर आपके भाग जो है 2 के अंदर नागरिकता है, 5 से 11, ये इंडिया का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये पूरे 395 अनुच्छेद का सार है, जहां पर भाग 2 के अंदर नागरिकता है। भाग 3 की मैं बात करूं तो भाग 2 इंपोर्टेंट है, भाग 2 में नागरिकता है। भाग 3 के अंदर 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है। उसके बाद भाग 4 के अंदर आपके नीति निर्देशक तत्व है, और भाग 4(a) के अंदर मौलिक कर्तव्य है, जो अनुच्छेद 51(1) के अंदर है या 51 क है। हाँ, और उसके बाद में यहां पर पूछे भाग 5 के अंदर क्या बताया गया है सर, वो आपकी यहां पर 52 से लेकर 151 तक कार्यपालिका और संसद व्यवस्थापिका न्यायपालिका इन सब के बारे में बताया गया है। फिर आपकी राज्य कार्यपालिका है, 152 से लेकर 237 तक है भाग 6 के अंदर। भाग 7 को विलोपित कर दिया गया है। 8 के अंदर केंद्र शासित प्रदेश के बारे में है, और भाग 9 के अंदर है पंचायतें, और भाग 9(a) के अंदर है नगर पालिका, और 9(b) के अंदर है सहकारी समितियां। भाग 10 के अंदर है अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। भाग आपका 11 के अंदर संघ राज्यों के बीच के संबंध है। भाग 12 के अंदर वित्त संपत्ति मुकदमे है। भाग 13 है आपका राज्य क्षेत्र वगैरह और संघ राज्य सेवाएं हैं, वो आपके भाग 14 के अंदर है, वो आपकी सेवाएं हैं जो आपके यूपीएससी वगैरह उनके बारे में बात हो रही है। भाग 14 के अंदर 14(a) के अंदर न्यायाधिकरण। भाग 15 है वो आपका चुनाव से संबंधित है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इलेक्शन किसके बारे में बताया गया, इलेक्शन है वो भाग 15 के अंदर है। 16 के अंदर अनुसूचित जाति जनजाति के प्रावधान है। 17 के अंदर आपके राजभाषा के प्रावधान हैं, जो आपकी हिंदी वगैरह आप देखते हो 343 से 351। 18 के अंदर आपातकालीन प्रावधान, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपातकालीन प्रावधान 352 से 60। और 19 के अंदर है विविध। 20 के अंदर है संविधान संशोधन। संविधान का भाग 20 अनुच्छेद 368 ये किससे संबंधित है, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से है, ठीक है। अब ये ज्यादा इंपोर्टेंट है। इसमें सबसे इंपोर्टेंट कौन सा था पता है, ये देखो संविधान संशोधन वाला इंपोर्टेंट है, राजभाषा वाला इंपोर्टेंट है। ये मैं जो गोले कर रहा हूं वो याद कर लेना। स्टार्टिंग का तो पूरा ही इंपोर्टेंट है, ये तो पूरा ही इंपोर्टेंट है, ठीक है। मजा आया कि नहीं आया ये बताओ पहले तो। फोन को हॉरिजॉन्टल मोड में करोगे तो सब कुछ लिखा हुआ दिखेगा। ये तो मुझे इंटरनेट पे जो पोस्ट मिली वो मैं आपके लेके आ गया, यहाँ लगा दिया। अब इसमें मेहनत लगी, सुबह से लगा हुआ था इस वजह से। बाकी व्यूज के लिए क्लास लानी होती तो अब तक तो टिक टिक करके खत्म कर देता क्लास को, ठीक है। तो रुको, ये यहां से सब क्लियर हो जाएगा कौन से भाग में क्या बताया गया है। 5वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है। अनुसूचियों की बात हो रही है, 5वीं अनुसूची। तो सीधा सीधा 5वीं अनुसूची पे चलते हैं। यहां पर अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों की भाग जो है अनुच्छेद 244 के अंदर, तो अनुसूचित जाति जनजाति की बात हो रही है, अनुसूचित जनजाति की बात हो रही है। तो 33वें का जो आंसर हो गया वो हो गया सी। विभिन्न अनुसूचियों की बात हुई है। पहले 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 है। 51 के बाद 4 और अनुसूचियां 9, 10, 11, 12 जोड़ी गई है। एग्जाम में जो अनुसूचियां पूछी जाती है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहां अगर हम बात करें एक अनुसूची 7वीं वाली, जिसमें जो शक्तियों का बंटवारा है, संघ सूची, संवर्ती सूची और राज्य सूची, ये आपके 7वीं अनुसूची के अंदर है। 8वीं अनुसूची का प्रश्न एग्जाम में आ जाता है, जहां पर आपके 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, अनुच्छेद 344 से 351 तक। 9वीं अनुसूची है वो आपका एक बार के लिए छोड़ दीजिए। 10वीं अनुसूची मोस्ट इंपोर्टेंट है। 10 से 10वीं अनुसूची, 10 से दल बदल, आज कालिया राम है कल दौड़िया राम हो गया, इस पार्टी से उस पार्टी में चला गया, ठीक है। और 11वीं अनुसूची है आपके पंचायतों से संबंधित है। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है। ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, आते हैं ना प्रश्न स्थानीय स्वशासन से, ठीक है। तो इनको अच्छे से रट लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। रटना तो क्या है, 2 बार पढ़ोगे सब याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 34 जो है इसका देखिएगा। अब ये अनुसूची का प्रश्न आया, अब चलो तुम इसे सॉल्व करके बताओ। अब आप सभी साथी इसको सॉल्व करके बताओ। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि भाई 7वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है। तो 7वीं अनुसूची है वो आपकी हमने बात की थी, अभी जस्ट देखा था। 7वीं अनुसूची 6ठी और 7वीं शक्तियों के संबंध में है ना। 7वीं अनुसूची शक्तियों का वितरण, विधायी शक्तियों का वितरण,
संघ सूची, समवर्ती सूची, ए के सामने 3 होगा। 8वीं अनुसूची है तो वो भाषाओं वाला पढ़ा था अभी, 9वीं अनुसूची है तो वो विधि मान्यकरण हो गया, और 10वीं अनुसूची है तो दल बदल हो गया। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट होगा। ऐसे प्रश्न बहुत आसान होते हैं अगर आपने अनुसूचियां थोड़ी बहुत मैन पढ़ रखी है। मैन कौन सी है सर? एक तो 10वीं अनुसूची इंपॉर्टेंट है, 7वीं अनुसूची ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 8वीं अनुसूची भाषा वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रट लेना। बाकी 3-4 अगर पढ़ लिए तो बाकी वाले ऑप्शन भी अच्छे से कर लोगे। एलिमिनेशन मेथड्स हमेशा सिलेक्शन कराते हो। तुम क्या सोचते हो तुम्हें 150 में से 150 क्वेश्चन आएंगे? किसी को भी नहीं आएंगे। पूरे राजस्थान में एक सिंगल बच्चा ऐसा नहीं है जिसको 150 में से इवन 140 भी आते हो, 130 भी आते हो। तो सर कैसे सिलेक्शन होगा? इसके ऊपर 16 तारीख को सुबह बात करूंगा, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको 60% 65% एक्यूरेट आंसर आते हैं, तो सर बाकी के 15-20% नंबर कैसे लाएं? उसके लिए तो कॉमन सेंस का प्रयोग करना पड़ेगा, पेपर को जोड़ना तोड़ना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, वहीं पर आपको पहले की जानकारी के बेस पे राइट आंसर मिलेगा। और उसी से हर कोई एग्जाम टॉप करता है, कांस्टेबल से लेकर कलेक्टर तक भी इसी बेस पे बनता है। एमसीक्यू टाइप का जब भी पेपर होता है उसे पूरे क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो सर वो कैसे एग्जाम पास कर लेते हैं? तो वो एग्जाम पास इसलिए करते हैं क्योंकि पेपर के अंदर दी गई इंफॉर्मेशन और पढ़े हुए ज्ञान के आधार पर वो एलिमिनेशन मेथड अपनाते हैं। अब एलिमिनेशन मेथड 16 तारीख को सुबह बताऊंगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा यहां पर सही सुमेलित नहीं है दिए गए में से? कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं, जैसे 39A है वो समान और निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में बताया गया है। 35वां, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर जो आपका 35वां है वो कह रहा है 39A है वो समान और निःशुल्क विधिक सहायता, ये सही नहीं है कह रहा है, तो सही है ये। 40 के अंदर ग्राम पंचायत मोस्ट इंपोर्टेंट है, गांधी जी की विचार की अभिव्यक्ति है। 44 के अंदर आपका यूसीसी है, समान नागरिक संहिता है, सिविल कोड है। 48 के अंदर न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथककरण वाला नहीं है। अनुच्छेद 48 के अंदर जो बताया गया है कृषि और पशुपालन से संबंधित बताया गया है। किसके बारे में? कृषि और पशुपालन के संबंध में बताया गया है। किसकी बात हो रही है? नीति निर्देशक तत्वों की बात हो रही है। यहां पर पूछा गया निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान का एक संघीय लक्षण नहीं है? भारतीय संविधान का एक संघीय लक्षण नहीं है दिए गए में। सारे तो आपको संघीय लक्षण दिखेंगे, लेकिन जो एक हरी नागरिकता है वो एकात्मकता की बात करता है। स्वतंत्र नागरिकता है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, लिखित संविधान है, राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा, ये सब संघ की विशेषता है। तो भारतीय संविधान की कुछ प्रमुख विशेषता है, निर्मित संविधान है, प्रस्तावना है, शक्तियों का स्रोत जनता है, और उसके बाद में संविधान का स्पष्ट स्वरूप है, संसदीय प्रणाली है, केंद्र राज्य संबंध है, स्वतंत्र निर्वाचन की व्यवस्था है, उसके बाद में स्वतंत्र समानता का सिद्धांत हो गया, भ्रातृत्व बंधुत्व हो गया, राजनीतिक और भौगोलिक परिचय स्पष्ट किया है, उसके बाद नागरिकों के मौलिक अधिकार, कर्तव्य, स्वतंत्र न्यायपालिका है ना, संघात्मक और एकात्मक दोनों ढांचे होना, संविधान संशोधन के लिए कठोर और लचीलेपन दोनों का समन्वय होना। तो ये कुछ विशेषता इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आप लोगों को मैंने बता दी। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति पद्धति के अंदर समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में होती है। जैसे हम बात करें तो ये यूएसए के अंदर है, इंडिया के अंदर नहीं है। इंडिया में तो राष्ट्रपति जी को सम्मान बहुत मिलता है लेकिन शक्ति बहुत कम है। निम्नलिखित पर विचार करना है और आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है या व्याख्या कर रहा है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, बिल्कुल सही है, भारत में लोकतंत्र है और भारत का खुद का एक संविधान है, तो दोनों कथन सत्य है। क्या ये व्याख्या कर रहे हैं क्या? क्वेश्चन नंबर 38 बताओ कि गुरुजी ये दोनों कथन, एक तो लोकतंत्र की बात कर रहा है और दूसरा संविधान की बात कर रहा है। अगर दूसरा कथन भी लोकतंत्र की बात करता तो हम इससे एग्री होते, वरना हम इससे एग्री नहीं है। दोनों कथन सत्य है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। लोकतंत्र है और संविधान है, ये क्या बात हुई? विश्व में जगह जगह अलग अलग संविधान है, चाहे वो चाइना का है जहां पर जो होता है ना तानाशाही होती है, उनका भी होता है ना, वो भी मानते हैं कुछ नियम कानून कायदे, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि वो लोकतंत्र हो। तो दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। या लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र सबसे बेस्ट रूप है शासन का, तो वो संविधान से उसका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है इस कथन के अंदर, तो व्याख्या नहीं करता है। कौन सा एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? उद्देश्यों की बात करें तो संविधान की जो प्रस्तावना है उसके अंदर उद्देश्य बताए गए हैं। संविधान की प्रस्तावना के अंदर उद्देश्यों के बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। संविधान का कौन सा भाग है वो संविधान की आत्मा कहलाता है? तो आपसे कह देंगे कि आमुख, आमुख कहो, प्रस्तावना कहो, उद्देशिका कहो, ये सब आपका एक ही बात है जो संविधान का भाग है और आत्मा है, ये ध्यान रखना है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में आपको दिए गए में से सीक्वेंस सेट करना है कि जो आपका गणतंत्र है सार्वभौम सत्ता संपन्न हो गया या पहले क्या आएगा। तो पहले हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी सार्वभौम संपन्न हो गया है ना, क्वेश्चन नंबर 41 सार्वभौम संपन्न हो गया। और उसके बाद जो शब्द आ रहा है वो आ रहा है समाजवादी, उसके बाद आ रहा है पंथ निरपेक्ष, तो समाजवादी, उसके बाद धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, जनवादी यानी कि लोकतंत्रात्मक, गणतंत्र यानी गणराज्य। तो सीक्वेंस पूछा गया है इसमें। अब कई बार एग्जाम में यह पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा आपकी प्रस्तावना में शामिल है, नहीं है।
तो न्याय है तो भी कितने तरह के न्याय हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हो गया। स्वतंत्रता जो है, किसकी स्वतंत्रता दी गई है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की डिस्कशन किया गया है आपकी प्रस्तावना के अंदर। समानता की बात कही गई है गुरुजी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की इस प्रियम्बल के अंदर। हाँ, इसको अंग्रेजी में हम प्रियम्बल बोल देंगे। तो समानता है वो प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। हाँ, और इस प्रकार से यहां पर आपका एकता और अखंडता, ये सीक्वेंस याद रखना। न्याय है, उसके बाद स्वतंत्रता है, फिर समानता है, और फिर आपकी राष्ट्र की एकता और अखंडता है। ये क्रम जरूर याद रखना। और 26 नवंबर को संविधान को क्या किया गया था? अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। देखो ये सीधे सीधे प्रश्न आ जाते हैं, एक सीक्वेंस आता है, एक इसका सीक्वेंस याद करना, एक न्याय, स्वतंत्रता, समानता और एकता अखंडता का सीक्वेंस याद रखना। क्वेश्चन नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा भाग है? अरे भाई मेरे, भारतीय संविधान के कौन से? सुमन कुमारी, प्यारे बच्चे, बार बार कह रही, सत्येंद्र भी कह रहा है 40वां क्वेश्चन रॉन्ग कर दिया सर आपने। अगर पूछे, यही इसी गलती से ही तो पटवारी बनने से कुछ बच्चे कुछ क्या 99% बच्चे चूक जाते हैं। 1% पोस्ट है, 4000 सीटें, 4000 में 4 लाख बच्चे कॉम्पिटिट करेंगे, तो कौन से बच्चे का सिलेक्शन होगा, कौन से का नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा। बात अगर संविधान के भाग की हो रही है तब उद्देश्य का आएगा, और बात अगर कहे मूल अधिकार के अंदर कौन सा संविधान की आत्मा है, यही तो गलती करते हो, सीधे ठोक के आते हो। राइट आंसर है सर। एग्जाम हॉल से बाहर आते कहते हैं ये मैं तो जीत गया। बेटा थोड़ा रुक जाओ। हाँ, यही तो है, कुछ चीजें हैं जो सिलेक्शन करवाती है। बहुत सिंपल से, अपने आप को कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रखना, हमेशा आते हुए भी 2 बार सोच लेना कि क्वेश्चन सही है या गलत है ना। तो मूल अधिकार का कौन सा भाग आत्मा है, मूल अधिकारों की आत्मा है, तो 32 जो अनुच्छेद है वो आएगा। ठीक है, अनुच्छेद 32। कमेंट तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई बच्चा गुरु से पढ़ रहे हैं। बेटा हमने इसके लिए इतने पापड़ बेले हैं, जब से मैदान में आए पिछले 1 साल से किसी कोचिंग की औकात नहीं कि ज्यादा पढ़ा ले हमसे, कोई भी पेपर हो। ठीक है, जब किसी कोचिंग संस्थान को मैं नहीं धारता हूं, इतने करोड़ों की जनसंख्या के अंदर जो भी टॉप की कोचिंग्स आती है, आप पढ़ा ले पटवारी में आके कोई रोज के 1.5 लाख 2 लाख पढ़ा ले, हिम्मत है तो आ जाओ। सीईटी के अंदर हिम्मत है तो आ जाना, लैब में हिम्मत है तो आ जाना, रीट में हिम्मत है तो 10-10 हजार लाइव, और एक ही दिन के अंदर 2.5-3 लाख बच्चे पढ़ा के दिखा दो। ये हिम्मत मतलब जो ये क्या होता है कि 7-8 साल की साधना है बेटा मेरी। ठीक है ना, दिन रात एक किया है मैंने, कच्ची रोटियां खाई है, छोटे छोटे कमरों में रहा हूं, दिन रात एक किया है, अपने आप को बनाने के लिए ताकत झोंकी है, पूरी घर परिवार से वर्षों दूर रहा हूं। ठीक है ना, तब जाके एक ही साल के अंदर 6 लाख बच्चे जुड़ गए आज, और 1.5 साल के अंदर 1 मिलियन यानी 10 लाख। पूरे राजस्थान में सिंगल कोचिंग ऐसी नहीं है जिसमें 10 लाख बच्चे 1.5 साल यानी कि 500 दिन में जुड़े हुए। लोगों को लगे 5 से 7 साल 10 लाख करने में। कितने? 5 से 7 साल, क्योंकि कोचिंग के प्रति बच्चों का विश्वास ही नहीं है। और मैं दिल से तुम्हारे साथ जुड़ा रहता हूं, इसलिए तुम्हारा मेरे प्रति विश्वास है। इस वजह से 1 साल से भी कम टाइम के अंदर अंदर तुम 5 लाख से ज्यादा हो चुके हो, और अगले 6 महीने के अंदर मां सरस्वती का ही आदेश है कि आप 1 मिलियन हो जाओगे। अच्छा लगा, बच्चे ने कमेंट पूछा, तो उससे बच्चों की जिज्ञासा भी शांत हुई, उससे आप गलती नहीं करोगे एग्जाम के अंदर। ऐसे छोटी छोटी चीजें देख के गलतियां मत करना, आधा अधूरा मत पढ़ो, पूरे साल ऐप में कंसेप्ट क्लियर करो। कंसेप्ट तो क्लियर करते नहीं, आ जाते हो कि सर क्वेश्चन राइट कर दो, गलत हो गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के, मेरा उद्देश्य सिर्फ समझाना था, तो मुझे दिल से बहुत प्यारे हो। अनुच्छेद 32 है वो संविधान की आत्मा है, लेकिन यहां पर संविधान का कौन सा भाग पूछा जा रहा है तब अलग होगा, मूल अधिकार पूछे तब अलग होगा। ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया था। ये केशवानंद भारती जो वाद था उसमें कहा था कि अगर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कोई विधि अगर संविधान के अनुकूल नहीं है तो वो आपका यहां पर मान्य नहीं होगा। आपका अनुच्छेद 42 जो है 1973 के अंदर केशवानंद भारती विवाद के अंदर कहा गया था। मूल ढांचे को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, बस इतना याद रख लेना। भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित, नागरिकता आपके 5 से 11 अनुच्छेद 5 से 11 भाग 2 के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहां पर सही है दिए गए में? एक कथन सही है, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व की अंतर के संबंध में प्रश्न पूछा जाता है ना। हाँ गुरुजी, हम आप ही क्लास, मेरी क्लास देखोगे तो सुख पाओगे बेटा। मैं तो दिन मेहनत से पढ़ा, तो जैसे मम्मी खाना खिलाती है ना तुम लोगों को प्यार से, बेटा खा ले, बड़ा आदमी हूं दिल से। यूट्यूब से एक सिंगल पैसा नहीं लेता, वरना चाहूं तो साल की एक फॉर्च्यूनर खरीद सकता हूं यूट्यूब के पैसे से। पर अपने तो वो स्कूटी काफी है, 90,000 1 लाख में आ जाती है, वो भी फाइनेंस करवा के ले लिए, चल जाती है, ज्यादा दूर कहीं जाना होता है नहीं। तो सोचो उस बात को तो छोड़ो तुम। ठीक है, यूट्यूब से मिलता है पैसा इतना, सच्ची बता रहा हूं कसम से, पर मैंने बंद कर दी सारी ऐड ही, तो लाखों का जो पैसा मेरे पास आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। छोड़ो,
इसलिए आप सही जगह पढ़ रहे हो। आगे आ जाओ। कथन कौन सा सही है? एक प्रश्न पूछा जाएगा कि आपके मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के अंदर जो है अंतर बताओ, उसके बारे में सीधा सीधा प्रश्न। मौलिक अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे है। मौलिक अधिकार जो है वो नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे नहीं, नागरिकों के दावे है राज्य के विरुद्ध। ये ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 44 के अंदर यहां पर। उसके बाद मौलिक अधिकार वे विशेष अधिकार जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट है। मौलिक अधिकार नागरिकों के संबंधित होते हैं, जो राज्य के संविधान में समाविष्ट वाली, ये कथन सही नहीं है। मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध, ये पहला कथन जो है इसका उल्टा कहा गया, ये सही है। और मौलिक अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध नहीं होते हैं, विशेष अधिकार। अधिकारों को मौलिक अधिकार क्यों कहा जा सकता है? चलो आंसर करो फटाफट। राजस्थान करंट अफेयर्स पीडीएफ अभी 2 बजे टेलीग्राम में डालने वाला हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर बताइए लाडे सर, आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 45 बहुत सरल सा क्वेश्चन है। हाँ, उम्र में गुरुजी आप सत्येंद्र कह रहे हैं कि आप मेरे छोटे भाई। हो सकता है कि सत्येंद्र आपकी उम्र 30+, 35+, तो आप तो फिर मैं छोटा ही हो जाऊंगा आपसे। कोई बात नहीं, आप सभी मुझे बहुत प्रिय है। हाँ, यहां आंसर करो कि मूल अधिकार है वो संविधान में उल्लेखित है, बिल्कुल है। प्रजातांत्रिक होते हैं, कल्याणकारी होते हैं, ये मूल अधिकार के संबंध में यहां पर कहा गया है। तो प्रजातांत्रिक और कल्याणकारी जो है नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में कहेंगे, इसमें नहीं कहेंगे। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए संविधान में कौन सा भाग या कौन सी बात जिम्मेदारी है, किस बात की जिम्मेदारी है, तब आप कहोगे कि डीपीएसपी है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। कंसेप्ट क्लियर कर लो भाई, छोटे बच्चे नहीं हो कि सीधा सीधा प्रश्न दे देवे। लोक कल्याण की बात नीति निर्देशक तत्वों के अंदर है। किसके अंदर है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि आपकी नीति निर्देशक तत्व है। क्या हो गए? नीति निर्देशक। उसके अंदर लोक कल्याण की बात कही गई है, जनता का कल्याण होना चाहिए, सबका भला हो। ये व्यक्तित्व विकास के लिए जरूरी है और संसद की बिल्कुल जरूरी है, मानव होने के नाते इनको मिलना चाहिए। इनके विरुद्ध संसद कानून नहीं बना सकती। तो 1, 4 और 5 है। 1, 4 और 5 पटवारी के पेपर में ऐसा प्रश्न आएगा, निश्चित रूप से आएगा। और बड़ा सरल सा प्रश्न है बेचारा, बड़ा प्यारा सा प्रश्न है। मनुष्य का स्वभाव है कि देखते ही डर जाओ, बस डरना नहीं है, भिड़ जाओ, लड़ जाओ, ठीक है ना। शेर आए तो भी लड़ जाओ सामने, ठीक है ना। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में कुछ अंतर है, सीधा सीधा प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, थोड़ा सा ध्यान रखना। मौलिक अधिकारों को न्यायालय का संरक्षण है, बिल्कुल। अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों को कोई ऐसा है नहीं। मौलिक अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक है। गुरुजी ये क्या बात हुई, मौलिक अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक कैसे होगी? ये राज्य के अधिकारों पर प्रतिबंध लगाते हैं, राज्य को रोकते हैं। बिल्कुल सही है, नागरिकों के हित में अगर कोई काम नहीं कर रहा है तो उसको रोकते हैं। लेकिन नीति निर्देशक तत्व है वो सकारात्मक है। ये तो बेचारे आदेश देते हैं कि कर लो जी, अच्छी बात है, जनता का भला हो जाएगा। तो ये नकारात्मक है, रोकते हैं स्टेट को कि आप कोई गलत काम नहीं करेंगे, इसलिए नकारात्मक है। और ये मैं तुम्हें कह रहा हूं, थोड़ा कम समझ में आएगा, पहले ही ध्यान रख लो। मौलिक अधिकारों का विषय है वो आदमी है, व्यक्ति है, कि मानव होने के नाते कुछ उसे आधारभूत अधिकार मिलने चाहिए। बेचारा मनुष्य होने के नाते समानता, स्वतंत्रता कुछ तो मिले उसे। और नीति निर्देशक तत्व का विषय क्या है? स्टेट है, इसलिए तो इंग्लिश में इसको कहा गया है नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। स्टेट पॉलिसी है, ध्यान रखना, नीति निर्देशक तत्व। मौलिक अधिकारों का क्षेत्र राज्य में निवास करने वाले नागरिकों तक सीमित है, ठीक है। लेकिन नीति निर्देशक तत्व है वो व्यापक है, ये अंतर्राष्ट्रीय की भी बात करते हैं, सभी राष्ट्रों के साथ हमें अच्छी बात करनी चाहिए, ये वो संप्रभुता वगैरह। और ये इसके साथ साथ ये भी कहते हैं कि पर्यावरण की भी बात करते हैं, महिलाओं बच्चों की बात करते हैं, कृषि खेती, गांधी जी के सिद्धांतों की बात करते हैं, पंचायतों की बात करते हैं, आमदनी की बात करते हैं, सबकी बात करते हैं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ नागरिक की बात करते हैं। मौलिक अधिकार को सीमित और स्थगित किया जा सकता है। अगर देश हित की बात आई तो तुम्हें कुछ भी बोलने का जो अधिकार है ना, सब कुछ बोलने का अधिकार है, वो सीमित किया जा सकता है। देशद्रोह के मामले में, राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने के मामले में तुम्हारी स्वतंत्रता सीमित की जा सकती है। नीति निर्देशक तत्व तो किसी भी अवस्था में सीमित नहीं किए जा सकते, तो बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है। फिर है कि मौलिक अधिकार नागरिकों के व्यक्तिगत व्यक्तित्व का विकास करते हैं। बिल्कुल, मानव होने के नाते उसको कुछ अधिकार मिलने चाहिए, वो आपके व्यक्तिगत विकास के लिए है। और वो क्या है? समाज की बात करता है। ये भाग 3 में है, वो भाग 4 में है। ये 12 से 35 तक है, वो 36 से 51 तक है। मौलिक अधिकार विभिन्न स्वतंत्रताओं पर बल देते हैं, बिल्कुल कई प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। और उसमें सामाजिक आर्थिक अधिकार, मतलब जनता है सुखी हो जानी चाहिए, लोक कल्याण की बात हो रही है। एक शब्द में कहूं तो ये लोक कल्याण की बात हो रही है। यहां पर किसकी बात हो रही है? लोक कल्याण की बात हो रही है। सिंपल सी बातें हैं, थोड़ा सा अगर पढ़ लोगे ना, आज एक बार कमेंट करना कि आपने साल भर पढ़ा है, माइंड मैप से पढ़ा तब तो मजा ही आया होगा, कहीं और से पढ़ा तो इतनी गहराई से किसी ने नहीं पढ़ा होगा। ये 2-3 घंटे की क्लास तुम्हारे पूरे साल भर की अदर कोचिंग से कहीं भी तुमने इधर उधर पढ़ के आए हो, भले ऑफलाइन ऑनलाइन, है ना। मैं 90% पटवार वाले बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, 10% तो इधर उधर भटके होंगे ना। तो अंतर तुलना कर लेना, ऐसा किसी ने पढ़ा है वो तो ठीक है, फिर पता चलेगा कि आगे के बैच में कहां पढ़ना है।
मौलिक अधिकारों की सरकार द्वारा अवहेलना की जा सकती है। मौलिक अधिकारों की सरकार अवहेलना कर सकती है अगर खिलाफ हो राष्ट्र के, तो वो प्रतिबंध है इनके ऊपर, उनकी अवहेलना नहीं कर सकती। मौलिक अधिकार का कानूनी महत्व है ना, कानून का महत्व है इसके, है ना, कानूनी महत्व है, कानूनी संरक्षण है, वो नैतिक आदेश होते हैं। ठीक है, आगे बात करें भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 14 है उसमें लिखा हुआ है कि हम कानून के समक्ष समानता की बात करते हैं। ये ब्रिटेन से हमने लिया है, कानून के समक्ष समानता जो है वो हमने ब्रिटेन से अपनाया है। हाँ जी, ये याद रखना, ये आपका क्वेश्चन नंबर आपका 46 है, वो आपका इसके अंतर्गत हो जाता है, ब्रिटेन से लिया है हमने। अगला देखिएगा, अनुच्छेद 14 की बात हुई है तो ऐसे आगे नहीं बढ़ूंगा, ध्यान रखना, विधि जाति सब एक समान, छुआछूत उपाधियों का अंत। ये मुझे नेट पे एकदम सीधी सीधी सामग्री मिल जाती है बच्चों को बढ़िया दिखाने के लिए, तो लिख लो। अरे लैब की पोस्ट आएगी बेटा, क्यों डर रहे हो, इधर उधर के चैनल देखना बंद कर दो, माइंड मैप पे ऑथेंटिक न्यूज आती है, सबसे पहले बताई जाती है। ठीक है, हाँ, बच्चे बड़े परेशान हो रहे हैं लैब वाले, इनको समझाओ भाई। अनुच्छेद 14 से 18 पर आपके समानता की बात है। 6 टोटल मूल अधिकार है भाग 3 के अंदर, 12 से 35 तक। विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 के अंदर है, और जाति धर्म नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। नौकरियों को मतलब सब एक समान है। अनुच्छेद 16 के अंदर जो है नौकरी में समान अवसर, जाति धर्म नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं है, नौकरियों में समान संरक्षण, है ना, नौकरी के अंदर समान अवसर। छुआछूत का अंत है, 17 के अंदर खतरा है भाई, किसी को अगर तुमने ऊंच नीच कहा तो जेल में पटक देंगे तुमको। उपाधियों का अंत है, शिक्षा और सेना को छोड़ करके डॉक्टरेट की उपाधि आपको दी जा सकती है, सेना के अंदर आपको कर्नल, मेजर, उन सब की उपाधि, जनरल, इन सब की उपाधि दी जा सकती है। इसको छोड़ करके, ये अपवाद है, ठीक है, इसको छोड़ करके उपाधि दी जा सकती है, बाकी उपाधियों का अंत होगा। 14, 15, 16, 17 और 18 ये समानता की बात कर ली। तो अब आ जाओ स्वतंत्रता की बात कर लेते हैं। भारतीय संविधान के अंदर स्वतंत्रता का अधिकार भी दिया गया है, 4 अनुच्छेद दिए गए हैं। कौन कौन से 4 अनुच्छेद है? अन्य अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक है। गुरुजी 19 में क्या है? बोलने का अधिकार है, यानी 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, इसमें 6 स्वतंत्रताएं हैं। और 6 स्वतंत्रताओं की अगर हम बात करें तो 6 स्वतंत्रताएं सर कौन सी है? अबाध रूप से घूमने, बसने, फिरने, व्यापार करने की अभिव्यक्ति, सब इसके अंदर आ जाता है। फिर अनुच्छेद 20 आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से पूछा जाएगा पटवारी के पेपर के अंदर। ध्यान रखना कि आपका अनुच्छेद 20 है आपका अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, कि जब तक आपका दोष सिद्ध नहीं हो जाए तब तक आपको यहां पर अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता। यह सबसे इंपॉर्टेंट है। प्राण और देह की स्वतंत्रता संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? 21 के अंदर है। अनुच्छेद 21 क के अंदर है प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, यह भी पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अनुच्छेद जो 22 है, अनुच्छेद कौन सा? 22, अनुच्छेद 22 जो है उसमें क्या कह रहा है सर? अनुच्छेद 22 कहता है कि आपको गिरफ्तारी के संबंध में आपको संरक्षण है, और यहां दोष सिद्ध, यानी कि आपको जज के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा, वो वाली बात है। तो ये शॉर्ट में मैंने 19 से 22 आपको बता दिए। फिर है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है वो बच्चों के शोषण के मौलिक अधिकार से संबंधित है। बच्चों के शोषण की बात आए तो अनुच्छेद 23 के अंदर है। अनुच्छेद 23 के अंदर सीधी सी बात है, अनुच्छेद 23 मतलब अनुच्छेद 23 और 24 दोनों इससे संबंधित है। बाल श्रम और बाल जो है ना, दो तरह की बातें हैं। बाल, एक तो बाल श्रम की बात हो रही है और 24 के अंदर एक शोषण की बात हो रही है। तो देखो इसको, अनुच्छेद 23 जो है ना वो अलग है, मानव व्यापार नहीं करवा सकते और बाल श्रम नहीं करवा सकते। और शोषण की जब बात आए, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का अगर आप शोषण कर रहे हो तो वो 24 के अंदर है, कारखाना वगैरह में। तो ये 23 और 24 याद रखना। 23 के अंदर मानव व्यापार है ना, मानव व्यापार और बलात् श्रम की बात हो रही है। लेकिन यहां पर पूछा गया था बच्चों का शोषण, तो 24 है और 23 के अंदर दोनों एक जैसे ही है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, समझना इसको। अगला प्रश्न, इसमें एक 24 के बाद में 25, 26, 27, 28 4 और अनुच्छेद दिए गए हैं जिनका संबंध है धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता में अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अंतःकरण की स्वतंत्रता, आप किसी भी धर्म को माने। अनुच्छेद 26 है आप धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करें, प्रशासन करें उनका, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, आप कोई भी है। अनुच्छेद 27 किसी धर्म के विकास के लिए टैक्स फ्री। अनुच्छेद 28 है धार्मिक शिक्षण संस्थाओं को उनमें उपस्थित होने की स्वतंत्रता, ठीक है, 25 से 28। 29 और 30 किससे संबंधित है सर? अपनी कल्चर, एजुकेशन, उनके संरक्षण से संबंधित है। ये कंफ्यूजिंग नहीं है बेटा, बहुत सीधा सा। सतीश तो पूरी जिंदगी पर मतलब ये पूरे साल थोड़ा कम पढ़ा होगा ना, इस वजह से तेरे को लगता होगा कि थोड़ा कठिन है, लेकिन बहुत आसान है। फंडामेंटल राइट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 29 और 30, 29 में अल्पसंख्यक जितने भी है, माइनॉरिटी कम्युनिटी है, उनके संरक्षण की बात है, अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की। और अल्पसंख्यक जो लोग हैं उनके शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार किसमें दिया गया है? वो है 30 के अंदर, ठीक है, ओके। ये तो आपके पास ही आने वाली है पीडीएफ, रिवीजन करने में सिर्फ आधा घंटा लगेगा। अच्छा, मेरे देखो एक बच्चा कह रहा है आपकी क्लास का स्क्रीनशॉट लगा के लोग कोई वीडियो बनाते रहते हैं। देखो नाम होता है तब कोई बड़ी बात नहीं है। हम जब नहीं आए थे तो कोई हमसे आगे थे तो उनके भी वीडियोज
अच्छी बात है ना, किसी को हमारी वजह से अगर किसी का चैनल चल रहा है तो चलने दो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। हाँ, पर ये मत डाल देना कि मेरी फोटो लगा कि एक दिन की पटवारी की रणनीति, तो उसमें बेइज्जती मेरी होगी। बड़े बड़े बच्चे समझते नहीं, एक मदन सर एक दिन की रणनीति बता रहे हैं, तो वैसा मैं नहीं बताता। कोई ऐसा कर रहा है तो मत करना। बाकी मेरे वीडियोज अगर आप क्लिप काट के लगा रहे हो तो मैं कॉपीराइट नहीं दूंगा। मेरे नाम से अगर 2-4 मतलब 150 सब्सक्राइबर भी हैं तो पटवारी के ऊपर अगर आप कुछ भी डाल दोगे तो 10,000 व्यूज एक 24 घंटे के अंदर ही आपके छोटे से चैनल पर भी आ जाएंगे। मैं तो कहता हूँ डालो, मैं कोई कॉपीराइट नहीं दूंगा। ठीक है, बनाया करो, क्रिएटिविटी है, सीखो, और जिस दिन मोनेटाइज हो गया उस दिन 5-7-10,000 रुपये भी आएंगे घर बैठे महीने के, कमाओ, अच्छी बात है ना। तो मेरे ही बच्चे हो सब, धीरे धीरे चैनल इतना बड़ा हो रहा है कि सब लोग बड़े वीडियोस बनाने लगे मेरे ऊपर, है अच्छा लगता है। हाँ, एक दिन की रणनीति वाला वीडियो मत बनाना मेरे ऊपर, हाँ बेइज्जती मेरी होती है फिर, ऐसा नहीं बनाता मैं। निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को भीमराव जी अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? हाँ, वो बच्ची जो पूछ रही थी, बच्चा बच्ची जो भी, ये आंसर उसका है। ठीक है बेटा, इसलिए कहते हैं कि पहले पूरे 150 प्रश्न को अच्छे से पढ़ना, नहीं समझ में आए पहले पेपर के अंदर ही टिक करना, OMR पहले मत पढ़ना। ठीक है, जब तक आप वापस आओगे तब तक जो 10 प्रश्न आपको नहीं आ रहे थे वो आने लग जाएंगे। सब कुछ पेपर में ही होता है। भीमराव जी अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा किस एक अधिकार को कहा गया? जब यह प्रश्न आए तब इसको करना, और पूछे संविधान के किस भाग को कहा गया, तब क्या होगा आंसर बताओ। संविधान के किस भाग को, अगर पूछ लेवे कि संविधान के किस भाग को कहा गया है संविधान की आत्मा, तब क्या आंसर होगा। और कौन से अधिकार को भीमराव जी अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल आपका 32 है ना, अनुच्छेद 32 के तहत, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय आपके अधिकारों की रक्षा करेगा। ठीक है, तो यहां पर इसका आंसर तो हो जाएगा प्रस्तावना, और उसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 32। तो संविधान का भाग और अधिकार जिसे संविधान की आत्मा बताया गया है, अंतर है ना। गौरी के नंदा और मैथा ने सिमर वेदों ने अलग अलग बेड़ा मत कर। ठीक है ना, आगे आ जा। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है? बहुत आसान है, बहुत आसान है। यहां पर एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना बिल्कुल उद्देश्य है। सामाजिक आर्थिक न्याय की सुनिश्चित करना बिल्कुल सही है। यहां पर धार्मिक राज्य की स्थापना करना हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसलिए आंसर ये सही हो गया 50 के अंदर सी आंसर। 51 के अंदर देखो, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के आपके 42वें संशोधन के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों के अंदर नहीं जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में समान नागरिक संहिता नहीं शामिल थी, ये पहले से ही शामिल थी 44 के अंदर। तो ये शोषण से बच्चों की जो मुक्ति है ना, ए के अंदर है, वो अनुच्छेद 39F के अंदर जोड़ा गया था। इसके अंदर हालांकि थोड़े से और डीप में है, तो मैं इतना ज्यादा नहीं फंसना है। 39F, फिर 39B के अंदर 29B के अंदर है, वो आपका है समान न्याय और निःशुल्क वाला है। 39A हो जाएगा ना, बी नहीं ए। और उद्योगों के प्रबंधन की मैनेजमेंट की बात है तो 43A है, 43A है। तो ये बाद में जोड़े गए थे। कुछ भाग अगर कठिन लग रहा है तो आप छोड़ सकते हो, है ना। और 90% सिलेबस कवर कर ले तो अच्छी बात है। ठीक, एक को रटने बैठो 10% को, 90% सिलेबस मत छोड़ देना। कौन सा यहां पर आपका सही सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर जो आपका 52 है उसमें कह रहा है कि कौन सा यहां पर सही सुमेलित नहीं है। देखो, सहकारी सोसाइटी जो इसमें डायरेक्ट सीधा ही दिया हुआ है, अगर आपने ऐप के अंदर अच्छे से नोट्स पढ़ रखे हैं तब तो आप इसका आंसर कर लोगे कि ये 43B के अंदर है। न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण 50 के अंदर है। अनुसूचित जाति जनजाति 46 के अंदर है। आर्थिक हित, ग्राम पंचायतों वाला तो नीति निर्देशक तो मोस्ट इंपोर्टेंट है और वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। ये गांधीवादी सिद्धांत की बात करता है। अनुच्छेद 40 जो नीति निर्देशक तत्वों के अंदर है, गांधीवादी सिद्धांत किसकी बात कर रहा है? गांधीवादी सिद्धांत की बात करता है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है। वीडियो का बैच बेटा पटवारी के बाद ले लेना, पहले पटवारी पेपर देके आ जाओ। अभी 2 नवंबर को पेपर है, 3 महीने जोरदार पढ़ना बैच के अंदर। बैच कंप्लीट हो चुका है, पीछे की सारी कक्षाएं उपलब्ध रहेगी अगले 1 साल तक। ये क्या है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जिसको हमने आयरलैंड के संविधान से अपनाया है और अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका वर्णन किया गया है। गांधीवादी सिद्धांत कौन कौन से हैं ये देखो अलग से लिखा गया है यहाँ पर, जो परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। 40 है, 43 है और 43B है। ठीक है, इसको तुम पढ़ लेना। एक जो परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछा जाता है मेरे भाई, वो ये आता है कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित कौन सा है? तो अनुच्छेद 51 के अंदर, अनुच्छेद 51 है, वो अंतरराष्ट्रीय संबंध की बात करता है। किसकी बात करता है? ये अंतरराष्ट्रीय संबंधों की बात करता है कि भारत के अंतरराष्ट्रीय संबंध कैसे होने चाहिए। इसके अलावा पर्यावरण वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। पर्यावरण वाला की बात करें तो वो है आपका 48A। 48 जो ए है ना, वो पर्यावरण से संबंधित है। तो 48B किससे 48A है जो 42वें संशोधन किससे जोड़ा गया था?
48 है वो कृषि और पशुपालन से है, लेकिन 48A जो है वो है पर्यावरण से संबंधित। 48 तो कृषि और पशुपालन है, ये गलत मत करना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी 44वां है समान नागरिक संहिता वाला, वो तो इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के अंदर एक आधारभूत अंतर क्या है? मौलिक अधिकार नकारात्मक है, सकारात्मक नहीं है। नीति निर्देशक तत्व साधन है, तो मौलिक अधिकार साध्य है। मौलिक अधिकार वाद योग्य है, ये सही है। मौलिक अधिकार वाद योग्य है ना, बहस योग्य है, वाद योग्य है, न्यायालय में आप चुनौती भी दे सकते हो अगर आपको नहीं मिल रहा है तो। हाँ, 48A करके आना। अगर पर्यावरण की पूछे तो ए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओनली 48 पूछे तो कृषि और पशुपालन करना वाद योग्य है, और नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो कि बैंक के सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। यह कथन है वो किसके द्वारा कहा गया था? क्वेश्चन नंबर आपके 54 के अंदर यह कहा था आपका केटी शाह के द्वारा। केटी शाह ने कहा था कि यह एक ऐसा चेक है जो बैंक अपनी सुविधा के अनुसार इसको जारी करता है। राज्य हर जगह है, यह शायद ही कोई अंतराल छोड़ता है। यह कथन किस धारणा पर, यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है? क्वेश्चन नंबर 55 है। राज्य हर जगह है ना, जहां कम वहां हम, हर जगह पहुंच जाए। शक्तिमान एकदम से शक्तिमान आके खड़ा हो जाते थे, तो शक्तिमान जैसे आके खड़ा हो जाता था वैसे के वैसे स्टेट है अपने जनता के कल्याण के लिए। ये देखो आके खड़ा हो गया डीपीएसपी के अंदर 36 से 51। कितने क्वेश्चन है टोटल? भानु गुजर तू बैठ जा, नीचे बैठ जा, छोड़ दे क्लास, तेरे लिए नहीं है क्लास, ठीक है। जोर आवे पढ़ने में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत, 51 क के अंतर्गत प्रयुक्त जो पालन और आदर शब्द किससे संबंधित है? हम पालन करें, आदर करें, ये बहुत सारी चीजें हैं। ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 56 है, वो संविधान का पालन करें, संविधान का आदर करें। 51 क है जो भाग 4 क के अंदर कहा गया है। इसके अंदर भाग 4 क की बात कर रहा है, ठीक है, मौलिक कर्तव्य की बात कर रहा है। निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 के अंदर, 1976 के अंदर मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे। मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के भाग 4 क के अंदर है। 4 के अंदर तो नीति निर्देशक तत्व है, लेकिन 4 क के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज है कि तुम नागरिक हो और तुम्हें कुछ काम करने पड़ेंगे तब तुम्हें अधिकार मिलेंगे। केवल लेने का मत सोचो, देश को देने का भी सोचो। तो वो ड्यूटीज है, 11 मूल कर्तव्य है, तब तुम्हें फंडामेंटल राइट मिलेंगे। थोड़ा ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण बनाए रखने में मौलिक कर्तव्य कौन से स्थान पर आते हैं? हम भारत के मतलब भारत के नागरिक होने के नाते आप उनकी एकता अखंडता की आप रक्षा करें, तो ये कौन से क्रम पे आता है? अच्छा प्रश्न पूछा है। तीसरे क्रम पे कैसे आता है सर बताना? लो जी कर लो बात। इसको याद करने की एक ट्रिक है। भाग 4 क के अंदर, भाग 4 क के अंदर आपके अनुच्छेद, भाग 4 क है, भाग 4 क, और अनुच्छेद जो है वो आपका 51 क कह लो, ए कह लो, है ना, उसके अंदर। तो इसको समझो ऐसे, ABCD से याद करना, ABCDEFGHIJ और K। कैसे याद करोगे? ए से आदर्श, संविधान के आदर्शों का पालन करें, ये सीक्वेंस दिया जाता है। बी से भगत सिंह, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को अपने हृदय में संजो के रखें। सी से संप्रभुता, एकता की अखंडता की रक्षा करें। डी से देश की रक्षा, डी से डिफेंस, डी से डिफेंस। ई से सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व, है ना, समरसता और समान भ्रातृत्व, धर्म वगैरह इन सब प्रथाओं का त्याग करें जो समान के। ये क्या होता है कि ये एथिकली वो बात, मतलब समान। ई से इसका हो जाएगा, याद करना। एफ फॉर सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे, परंपरा जो चली आ रही है उसको याद करें। जी से यहां पर वन, झील, जो आपका पर्यावरण है उसकी रक्षा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण यहां पर, ठीक है, इसको याद करें। और संपत्ति की सुरक्षा, फिर बाद में व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियां। और के से किड, ठीक है, के से किड। 11वां जो है वो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। सीधा सीधा पूछा जाता है। 42वां संविधान संशोधन, सरदार स्वर्ण सिंह समिति 8 मूल कर्तव्यों की सिफारिश की थी, बाद में एक और जोड़ दिया गया था। ये मेन बातें हैं, तुम लोग इसको देख। हाँ, ई फॉर इक्वलिटी, इसको तुम ABCD से याद कर लेना, आराम से याद हो जाएगा। ABCD से 11 याद हो जाएंगे। एक ट्रिक है, ABCD से इसकी ट्रिक है, गूगल पे सर्च करना, वो आ जाएगी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं है? देखो मूल कर्तव्य जो अभी मैंने आपको 11 बताए, उनमें से यहां पर ग्राम पंचायतों के गठन वाली बात है ना, ये फंडामेंटल ये नीति निर्देशक तत्वों के अंदर शामिल है, उसमें शामिल नहीं है, ये याद रखना। आगे देखिएगा, जोड़ा कौन सा असुमिलित है? भाग 2 में नागरिकता है, 3 में मूल अधिकार है, 4 में नीति निर्देशक तत्व है, लेकिन मौलिक कर्तव्य किसमें है? 4 क के अंदर है। संविधान के भाग 5 के अंदर किसका वर्णन किया गया है? संविधान के भाग 5 के अंदर
संघीय कार्यपालिका का वर्णन किया गया। अनुच्छेद 52 से ये स्टार्ट हो जाती है संघीय कार्यपालिका। भारतीय गणतंत्र का हेड कौन है? गणतंत्र का हेड है वो वंशानुगत ना होकर के निर्वाचित होता है, तो ये आपके राष्ट्रपति जी हो जाते हैं। इस वजह से ये राष्ट्रपति जी गणतंत्र के हेड है। याद रखना, गणतंत्र का प्रमुख है वो राष्ट्रपति जी, और राष्ट्रपति जी हमारे यहाँ वंशानुगत नहीं होता है, ठीक है। तो ये इस वजह से गणतंत्र है, ठीक है। और शासन का हेड पूछे तो कौन होता है? तो वो प्रधानमंत्री होते हैं, भारत का प्रधानमंत्री। इनकी बात करें तो ये शासन के हेड है, शासन के हेड है, और वंशानुगत नहीं हमारा राष्ट्रपति जी। आगे देखो, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां हैं? तो अनुच्छेद जो आपका 52 है वहां से कार्यपालिका शक्तियां स्टार्ट हो जाती है। कार्यपालिका शक्तियों को कुछ इस प्रकार से समझ लो। यहां पर कार्यपालिका शक्तियों की अगर बात करें तो अनुच्छेद 52 से लेकर के आपका 78 तक कार्यपालिका है। विधायिका है वो आपके फिर 79 से 123, न्यायपालिका 124 से 147, तीनों अंग होंगे। कैग जो है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो आपके 148 के अंदर है। बट तीनों का आप अच्छे से ध्यान रखना कौन कौन से अनुच्छेद है। और राष्ट्र देखो, एक प्रश्न ये आता है कि सर कार्यपालिका के अंदर पूछ लेवे कि कौन कार्यपालिका के अंदर शामिल है, भारत की कार्यपालिका के अंदर क्या शामिल है। सीधा सा प्रश्न आएगा, उस समय याद रखना राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल वो भी है, और ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। मेन सबसे इंपॉर्टेंट तो राष्ट्रपति, इसको याद करना, ये क्या है, कार्यपालिका के अंदर शामिल, ठीक है। 11 घंटे वाली क्लास की पीडीएफ आज ही डालूंगा। अब अगर अनुच्छेद पूछ ले तो थोड़ा ध्यान रखना, अब इतना तो माथापड़ी करना मत। 52 के अंदर भारत का एक राष्ट्रपति होगा, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। 52 में कहा गया है। अब राष्ट्रपति के संबंध में राष्ट्रपति का निर्वाचन है, राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका शक्तियां है वो सब 53, फिर 54, फिर 55 के अंदर इसकी निर्वाचन की प्रक्रिया है, पदावधि है, क्या जो है पात्रता है, निर्वाचन के लिए योग्यता है, 60 के अंदर शर्तें है ना। ये 61 इंपोर्टेंट है, इंपीचमेंट की प्रोसेस है, दैट इज आपके महाभियोग की प्रक्रिया है राष्ट्रपति जी की 61 के अंदर, ठीक है। 52 में कौन सा कह रहे हो, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? हाँ, क्वेश्चन नंबर आपका 63 के अंदर क्या कह रहा है? अच्छा, कार्यपालिक शक्तियां, हाँ मुझे पता है। इस क्वेश्चन के अंदर संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किस एक संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी? ये 53 में बात कही गई है, जबकि 52 में कहा गया है कि एक राष्ट्रपति होगा, और कार्यपालिका शक्ति ये रहा आपके 53 के अंदर, ठीक है। 52 के अंदर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति हो जाएगा, ठीक है। सारे अनुच्छेद दिए हुए हैं सामने, 53 कर लीजिएगा। आगे आ जाओ। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से अलग है। भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है। अमेरिका के राष्ट्रपति में तो हेड होता है, प्रमुख वही होता है, लेकिन हमारे यहां पर ये नहीं होता है, ठीक है। तो ए कथन सही है और आर कथन इसके अंदर क्या हो गया? गलत हो गया। तो भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है। ब्रिटिश राजा जो है वो वंशानुगत होता है, ब्रिटिश राजा से भिन्न है, और वो आपके वंशानुगत होता है, ध्यान रखना, वंशानुगत। कहां पर? ब्रिटेन के अंदर। और हमारे यहां क्या होता है? आपका अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। 64 इसमें हो गया, ओके। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के थ्रू, और सारे आपके निर्वाचित लोग इसमें भाग लेते हैं। कौन कौन इसके निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं, आइए उसके बारे में अगले प्रश्नों में जानते हैं। ये जो पद्धति होती है समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। अगला देखो, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेते हैं? तो मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। इसके चुनाव के अंदर लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, इन सब के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। सीधी सी बात है, तीनों ऑप्शन सही है, ये वाला यहां पर मनोनीत वाला गलत हो गया है। भारत के निम्न में से कौन है वो राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है? राष्ट्रपति जी के चुनाव के संबंध में एक कथन आपका गलत है, मतलब गलत है। पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पहले पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव हो जाना चाहिए, और जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा तब तक पूर्व राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति है वर्तमान में वो अपने पद पर बने रहेंगे। राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से लेकर के 5 साल तक पद धारण करते हैं, ठीक है। और राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर वह भी पद पर बना रहेगा, ये बात मैंने बता दी। निर्वाचक मंडल अगर अपूर्ण हो रहा है तो इस बेस पर चुनाव स्थगित नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में आप उसे चुनौती नहीं दे सकते। एक प्रश्न ये आता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई विवाद हो जाए तो इसकी चुनौती कहां दी जा सकती है? तो ये सुप्रीम कोर्ट में दी जाती है, ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न है। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही अपने पद पर नहीं है ना, तो कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? तब बताओ, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन पदभार ग्रहण करेगा? जब दोनों ही नहीं है, राष्ट्रपति जी भी नहीं है, राष्ट्रपति ने त्याग पत्र दे दिया, राष्ट्रपति जी मान लो किसी की डेथ हो गई, तब
उपराष्ट्रपति भी उस समय नहीं है ना, ऐसी स्थिति हो उसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर आपका जो 68 है, इसको देखिएगा। भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। सही बात है, परोक्ष का मतलब अप्रत्यक्ष होता है। भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ में जोड़ा गया है। राष्ट्रपति के बारे में बात है, दूसरी शासन प्रणाली के बारे में बात है। बात तो दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। तुमने आंसर इसमें भी सही दिया, अगर ये करके आ जाओगे तो गलत हो जाएगा। ये व्याख्या नहीं कर रहा है, ये साथियों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन 68। क्वेश्चन 69 की बात करें, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जितने भी विवाद अगर उत्पन्न हो जाए तो कहां जाओगे? गुरुजी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। क्वेश्चन 70 की बात करें, क्वेश्चन 70, हाँ जी, भारत के राष्ट्रपति जी की अगर मृत्यु हो जाए, पद त्याग कर देवे या फिर हटाए जाए इम्पीचमेंट की प्रोसेस के थ्रू अनुच्छेद 61 के तहत, तो रिक्ति को भरने में 6 महीने से ज्यादा का टाइम नहीं लगना चाहिए। 6 महीने के अंदर अंदर नया चुनाव हो जाना चाहिए। 71 कह रहा है आपके भारत के राष्ट्रपति जी और उपराष्ट्रपति जी का पद एक ही समय में एक ही बिंदु पर अगर खाली हो जाता है तो राष्ट्रपति का पद अस्थायी तौर पर कौन से अधिकारी द्वारा ग्रहण किया जाएगा? तो यहां पर यह आपके ग्रहण किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, और वर्तमान में कौन है? गवई साहब। आगे देखिएगा 72, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र है वो किसको सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। क्वेश्चन 72, उपराष्ट्रपति जी को त्याग पत्र देगा मुख्य न्यायाधीश, इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई, आगे देखिएगा अगला प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। वो भारत के राष्ट्रपति जी को सबसे पहले आप कहोगे कि संसद के अंदर, और इसके लिए 14 दिन पहले पूर्व सूचना, और बहुत लंबी प्रोसेस होती है, बहुत भयंकर बहुमत चाहिए होता है। ठीक है, 14 दिन पूर्व सूचना। ज्यादा ही डीप में पढ़ना था, पूरे साल ऐप में पढ़े ही हो, कोई दिक्कत नहीं, नोट्स तो बनाए होंगे ना। जब भी माइंड मैप का ऐप लो मेरे प्यारे साथी, मेरा ऐप लेने से सिलेक्शन नहीं होता है। मेरा ऐप लेके पूरे नोट्स हाथ से लिख लो, सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता। 90% क्वेश्चन उसमें से मिलेंगे। आगे में सब इंस्पेक्टर हो गया, रीट है, लैब असिस्टेंट है, 6 भर्ती है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट पेपर वगैरह, है ना। तो ये संसद हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका जो 74 है, हाँ जी, राष्ट्रपति जी की मृत्यु, त्याग पत्र वगैरह, तो राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति कितने समय तक कर्तव्य का निर्वहन? 6 महीने तक। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है, परंतु उसके महाभियोग अगर उसके ऊपर लगाया जाए तो उसका भाग नहीं है। महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान भाग नहीं होता है, लेकिन चुनाव के समय में वो उसका भाग होता है। तो हम बात करें राज्य विधानसभाएं जो है, इनके जो निर्वाचित सदस्य है वो तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। राज्य विधानसभा और संसद के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ संसद ही लाती है, यानी कि आपके संसद के द्वारा ही दोनों सदनों से इसको पारित करना जरूरी होता है। संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी नहीं है? पूछ रहा है राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। तो देखो, संसद का सत्र करना, सत्रावसान करना, संसद की बैठक स्थगित करना, अध्यादेश जारी करना, तो इसमें से विधायी शक्ति है वो कौन सी नहीं है? क्वेश्चन नंबर आपका 76, बताओ। संसद की बैठक स्थगित करना। शाबाश दिलीप, बहुत बढ़िया, शाबाश माही, वेरी गुड, XYZ जो भी है, बच्चों के अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं। ये लोकसभा स्पीकर की पावर है। किसकी है? लोकसभा स्पीकर की पावर है कि बैठक, संसद की बैठक है वो स्थगित करना, लेकिन सत्र आहूत करना, सत्रावसान करना, ये तो राष्ट्रपति के जिम्मे है। लेकिन स्थगित करना सीधी सी बात है, कई बार अखबारों में भी पढ़ते हो, थोड़ा सा अगर दिमाग खुला रखो तो बैठक स्थगित करना आपको पता चल जाएगा। हाँ जी, बता दो। निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना जरूरी नहीं है? देखो, मंत्रिपरिषद से सलाह लेना जरूरी नहीं है। राजदूत की नियुक्ति से पहले लेनी पड़ती है, राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयकों पर स्वीकृति, और लोकसभा को भंग करने से संबंधित। लेकिन विधेयकों पर स्वीकृति से संबंधित अगर बात करें तो यह है आपका अनुच्छेद 111। अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति जी के पास में, यहां पर बात करें, यहां पर, हाँ जी, अनुच्छेद 100 विधेयक के संबंध में, विधेयकों की स्वीकृति के संबंध में भी होगा। देखो सीधी सी बात है, या तो विधेयक को स्वीकृति देगा, या अपने पास रोक के रखेंगे, या फिर वापस पुनर्विचार के लिए लौटा देंगे। और धन विधेयक है तो पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाएंगे। 3 ही शर्त हैं, कंडीशन है। ठीक है, ओके ओके। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, कौन सी प्रक्रिया के बाद में अधिनियम बन जाता है? वही 100 विधेयक के संबंध में 111 के अंतर्गत मैंने कहा है कि संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद में जब राष्ट्रपति जी अपनी सहमति दे दे, उस समय, है ना, राष्ट्रपति जी के द्वारा। बी ऑप्शन इसके अंदर सही होगा। 78 के अंदर क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन
आपकी लोकसभा के सत्रावसान करने के लिए, लोकसभा का सत्रावसान करना, सत्राहूत करना, ये सब राष्ट्रपति के बारे में है। आर्टिकल आपका कौन सा है? देखो मैं कौन से क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कोर एरिया वाले हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। संपूर्ण थ्योरी का 10% 5% भी ये नहीं होगा, लेकिन प्रश्न यहां से बार बार आते हैं। ठीक है, तो 85 के अंदर इनके बारे में कहा गया है कि लोकसभा का सत्रावसान राष्ट्रपति का पावर है। क्वेश्चन 80 जो कहा गया है, देखिएगा, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास में है? ये पहले कभी पूछा जाता था, अब तो शक्ति है नहीं, क्योंकि सदस्य नामित मनोनीत किए भी नहीं जाते हैं, वर्तमान में खत्म कर दिया गया है इस सिस्टम को ही। ये कौन से वर्तमान में समाप्त है ना, इसको मैं लिखवा देता हूं, वर्तमान में इसको समाप्त कर दिया गया है। और वर्तमान में इसको समाप्त किया गया किस संविधान संशोधन के द्वारा? लिखिएगा 104वां संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सीए शॉर्ट में भी लिख सकता हूं, लेकिन फिर कहोगे सर ये सीए का मतलब क्या होता है? संशोधन 2019 में, वरना 2 गोरों को नामित करना पड़ता था, मनोनीत करना पड़ता था। ठीक है, अब वो लफड़ा है ही नहीं। ठीक है, क्वेश्चन 80 के बाद में क्वेश्चन नंबर 81, भारतीय संविधान के संबंध में किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक सकता है? अनुच्छेद 111 के अंदर या तो स्वीकृति देवे, 3 ही कंडीशन है, या रोक लेवे, या अगर साधारण विधेयक है तो पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। अगला देखिएगा, निम्न में से, सदन के पास है ना, निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में पॉकेट वीटो कहा गया, या जेबी है ना, राष्ट्रपति जी ने अपने जेब में डाल दिया, इस तरह से पॉकेट वीटो जिसे कहा गया, पॉकेट वीटो, जेबी अधिकार कहा गया था। ये सबसे पहले प्रयोग है वो किसने किया था बताओ? ज्ञानी जैल सिंह ने एक प्रयोग किया था सबसे पहले। ज्ञानी जैल सिंह के पास डाक अधिनियम आया था, डाक जो अधिनियम 1986 का है, वो 2010 तक पॉकेट वीटो ही रहा। तो ये आपका 1986 का, लिखिएगा 1986 का डाक अधिनियम, उसके बाद से पॉकेट वीटो की शब्दावली स्टार्ट है, जेबी वीटो। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? राष्ट्रपति जी लोकसभा को भंग करते हैं वो आपके मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर, है ना, बिना मंत्रिमंडल की अनुशंसा नहीं है। तो ये आपके 85(2)(b) के अंदर कहा गया है, आर्टिकल 85(2)(b) के अंदर ये कहा गया है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर लोकसभा, क्योंकि सरकार की जब हम बात करते हैं तो आपके लोकसभा में सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। अगर विश्वास वहां नहीं है तो फिर मामला गड़बड़ है, उसको त्याग पत्र देना पड़ता है, अविश्वास हो जाए तो। ठीक है, अब एक प्रश्न ये याद रखना कि संसद, अनुच्छेद *C के अंदर संसद है, एक सरल की ट्रिक है ना, सरल की ट्रिक है। 79 के अंदर, अनुच्छेद 79 में संसद है, राज्यसभा आपके 80 के अंदर है और लोकसभा आपके 81 के अंदर है। एक सेकेंड, ये कई बार पूछ लिया जाता है ना। ये तो हो गई संसद, 80 के अंदर हो गया आपके राज्यसभा उच्च सदन, और अनुच्छेद आपका 81 है, वहां पर होगी लोकसभा। ठीक है, और संसद किससे मिलकर बनती है? लोकसभा राज्यसभा। पहले इसका नाम 1954 से पहले की बात है हाउस ऑफ कॉमन, और काउंसिल ऑफ स्टेट किसको कहा जाता था? काउंसिल ऑफ स्टेट अपनी राज्यसभा को कहा जाता था। कई बार प्रश्न आता है कि भाई बताओ काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब क्या है? वो राज्यसभा के लिए शब्द था। राज्यों का सदन है, इस वजह से इसे उच्च सदन कहा जाता है। राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में, जैसे राजस्थान से बात करें तो 10 प्रतिनिधि जाते हैं, और ये एक स्थायी सदन है। क्या है? ये एक स्थायी सदन है जिसे कभी भंग नहीं किया जाता। ठीक है, और राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। और लोकसभा है वो आम सदन है, जनता का सदन है, लोकप्रिय सदन है, निम्न सदन है। यहाँ जनता द्वारा डायरेक्ट जो इलेक्टेड जो मेंबर होते हैं वो बैठते हैं। ठीक है, राजस्थान से कितने हैं? 25 हैं। तो ये राजस्थान से, तो इनकी संख्या हम बात करें तो राजस्थान से तो हो जाते हैं ये 25 और ये हो जाते हैं 10। तो ये प्रश्न हो गया आपके क्लियर। आगे देखो, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश है, संसद अस्तित्व में नहीं हो, कानून की जरूरत पड़ जाए, और जो कानून राष्ट्रपति जी जो आदेश जारी करे वो अध्यादेश है। जो आर्टिकल जो आपके कौन से है? अनुच्छेद 123 के तहत। तो राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक? देखो प्रश्न की भाषा को समझो। राष्ट्रपति जी ने एक अध्यादेश जारी किया और संसद का सत्र वापस शुरू हो गया, उस समय कितने समय तक संसद के पटल पर रखना जरूरी है? अगर संसद ने उसको पारित कर दिया तब तो वो कानून बन जाएगा, और नहीं तो फिर वो क्या हो जाएगा? अमान्य हो जाएगा। तो ये 6 सप्ताह है, इसमें 6 महीने मत कर देना। 84 का आंसर क्या हो जाएगा? 6 सप्ताह हो जाएगा। दोनों सदनों से उसको पारित करना जरूरी है। अनुच्छेद 85 की बात करें तो आपका राष्ट्रपति की जो अध्यादेश की शक्ति है, कौन से अनुच्छेद के तहत? 123। ये
राष्ट्रपति की जो अध्यादेश की शक्ति है, भारत सरकार अधिनियम 1935, अभी सेकंड ग्रेड वालों के थोड़ा अधिनियम वगैरह ज्यादा है, इनकी बाद में क्लास लगेंगे पटवार, तुम्हारे शुद्ध पॉलिटी है। हाँ जी, तो यहां हम बात करें अनुच्छेद 123, यहां पर तो राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 123, तो ये तो है आपके राष्ट्रपति जी के पास में, राष्ट्रपति। और राज्यपाल की बात करें तो आपका है 213, अनुच्छेद 213, ये राज्यपाल के पास में है कि वो अध्यादेश जारी करे। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग है ना, बेड़ा मत कर जो। आगे देखो, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करता है? जब भी राष्ट्रपति को लगे कि वो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, हालांकि उसको मानना उसके लिए बाध्य नहीं है, है ना। तो ये आपको याद रखना है कि आर्टिकल 143 इसके तहत, हालांकि ये बाध्यकारी नहीं है ना, एक चीज याद रखना कि सुप्रीम कोर्ट का परामर्श बाध्यकारी नहीं है, और अनुच्छेद 143 के तहत वो क्या ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है? सीधा सीधा क्वेश्चन बार बार आता है। अनुच्छेद 201 जो है, राज्यपाल है वो केंद्र का नुमाइंदा होता है कि नहीं तो राष्ट्रपति जी के लिए भेजूंगा, भेज दे, तो राष्ट्रपति जी के पास भेज देते हैं, विलंब कर देते हैं, कई चीज ऑपोजिट गवर्नमेंट होती है तब होता है कई बार। तो 201 के अंतर्गत है, जो आपके 87 के अंदर 201 होता है, राज्यपाल करता है ये सब काम, है ना। राष्ट्रपति जी के पास भेज दिया, मेरे पास नहीं, थोड़ा चेक करने के लिए, है ना। कई बार आप अखबार पढ़ा करो, कभी कभी सुर्खियों में आता है, न्यूज सुन लिया करो 2 मिनट। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कामों के निर्वहन के लिए उपबंध कर सकता है। किसको? राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के लिए उपबंधित कर सकता है। राष्ट्रपति जी राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन करेंगे अनुच्छेद 160 के तहत, अनुच्छेद 160 के अंतर्गत ये आ जाएंगे। आज 165 की बात करें तो यहां पर महाधिवक्ता की बात हो रही है, इसमें आता है आपका महाधिवक्ता, महाधिवक्ता। और 310 की बात हो तो इसमें आते हैं संघ और राज्यों की बात की जाती है, संघ और राज्यों की बात है। और 162 में राज्य की कार्य की जो है आपकी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति आती है। राष्ट्रपति की क्षमा करने की जो शक्ति है ना, वो आपके किस प्रकार की शक्ति है? तो क्षमा करने की शक्ति विधायी शक्ति है कि न्यायिक शक्ति है या कार्यपालिका शक्ति है? तो राष्ट्रपति के अंदर, राष्ट्रपति के पास में क्षमा वाली जो शक्ति है वो 3-4 रूपों में यूज की जाती है। एक न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आ जाती है, न्यायिक शक्ति क्षमा करने वाली शक्ति जो अनुच्छेद आपके 72 के अंतर्गत, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति के पास में क्षमा करने की शक्ति है। किस प्रकार की क्षमा करने की शक्ति है? लिखो A, B, C और D। पहला तो राष्ट्रपति जी डायरेक्ट पूरा ही क्षमा कर सकते हैं कि भाई तुमने कोई अपराध किया, मैं तुझे क्षमा करता हूं, बात का कोई कानून तुझे नहीं पकड़ेगा, तो अपराधी को क्षमा कर दिया। दूसरा यहां पर हो गया उसके तहत लघुकरण परिहार। एक है आपका लघुकरण, यानी कि दंड की जो अवधि है वो कम कर दी, है ना। लघुकरण, आजीवन कारावास था, मान लो उसको 5-10 साल कर दिया। फिर है आपका परिहार और एक है प्रविलंब। परिहार, परिहार और एक है प्रविलंब, ये 4 प्रकार होते हैं। प्रविलंब मतलब उसे टाइम दे देना ताकि वो और उसको टाइम मिले अपने, और परिहार है मतलब उसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस इसमें भी किए जाते हैं। लघुकरण मतलब दंड की अवधि को कम किया जाता है, और क्षमा मतलब टोटली माफ कर देना। भारत के राष्ट्रपति को समाधान की जो शक्ति है वो आपकी 72 के अंदर है। राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं है कि वह समाधान करे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, आपातकाल की घोषणा करे, अध्यादेश जारी करे। इनमें से कौन सा? हाँ, शिवराम सैनी कह रहा क्लास देखते देखते सर नींद आ गई मेरे को। कोई बात नहीं बेटा, नींद बहुत जरूरी है, 10 मिनट की झपकी ले लिया करो, अच्छी बात है ना, नींद लेने से रिफ्रेश होते हो। यहां पर बताओ कौन सा इसका नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सिर्फ और सिर्फ कदाचार, अवमानना, वो उस है ना, वो कुछ प्रावधान होते हैं उसके बेस पर ही हटाए जा सकते हैं, राष्ट्रपति जी के हाथ में नहीं है। राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है, अधिकतम 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है, और हर 6 महीने बाद संसद के दोनों सदनों से पारित होने पर, ठीक है, प्रति 6 माह बाद इसकी अवधि दोनों सदनों द्वारा बढ़ाई जा सकती है। प्रति 6 माह बाद में बोथ हाउसेज जो है द्वारा अधिकतम 3 महीने तक राष्ट्रपति शासन, मतलब आर्टिकल 356। अगला देखो, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से क्या शब्द सह भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? भारत के राष्ट्रपति की शक्ति क्या नहीं है? उच्चतम, देखो, अध्यादेश का प्रख्यापन है, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करना है, संसद के सदनों को संदेश भेजना, ये राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है। क्षमादान की है। संदेश भेजना की अगर हम बात करें तो ये आपका जो है, एक सेकेंड, भारत के राष्ट्रपति की शक्ति निम्न में से कौन सी नहीं है? देखो,
उच्चतम न्यायालय से परामर्श करना, संसद के सदनों को संदेश भेजना, समाधान करना और अध्यादेश का प्रख्यापन करना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाओ इसको। क्वेश्चन नंबर 93 के अंदर लिखो बी, यानी कि परामर्श द्वारा ये कार्य है वो शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है ना, ये नहीं आता। संदेश भेजना वाला का तो हम बात करें तो 86 के अंदर आता है ये, है ना, अनुच्छेद 86 के अंदर जो है सत्र अवसान करना, सत्र आहूत करना, अवसान करना, ये सब है। लेकिन स्थगित करना वो लोकसभा के स्पीकर के संबंध में है। तो मिलते जुलते शब्द आपसे पूछे जाते हैं कई बार एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। आगे ओके, कल 12 घंटे खड़ा भी रहना है मेरे को, अभी 2 बज गए हैं, है ना, फटाफट कर देता हूं इसको। लैब असिस्टेंट वाले बच्चे इतने परेशान हो रहे हैं, मैं सीधा कह रहा हूँ बेटा आएगी भर्ती। सी का 7 क्वेश्चन मैं देखता हूँ रमेश, है ना, क्लास एक बार एंड हो जाए तुम्हारा कमेंट लूंगा सबका। एक तो तुम हजारों की संख्या में और मैं ठहरा अकेला, अभी तक मैं 50,000 को पढ़ा चुका हूँ। यहां हम बात करें निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है। संवैधानिक विशेषाधिकार निम्न में से कौन सा नहीं है। संवैधानिक विशेषाधिकार साधारण बिल को पुनर्विचार के लिए लौटाना, साधारण बिल को पुनर्विचार के लिए लौटाना, वित्तीय बिल को पुनर्विचार के लिए लौटाना, लोकसभा को भंग करना और प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना। दिए गए में से कौन सा यहां पर संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है। तो वित्तीय बिल को पुनर्विचार के लिए लौटाना, हालांकि उसको लौटा भी नहीं सकते, तो ये उसके अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक है। प्रारंभ से भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्तियों का निम्नलिखित में से क्रम कौन सा है। तो राधा कृष्णन जी और राजेंद्र प्रसाद जी है, उसके बाद में राधा कृष्णन जी है, ये इसमें भी, लेकिन फिर तीसरे नंबर पे जाकिर हुसैन आते हैं, वीवी गिरी नहीं आते हैं, ये हमने पढ़ा भी था। ऐसा पटवारी में आया कि नहीं आया, है ना। यहां पर हम बात करें उपराष्ट्रपति को उनके पद के लिए इनमें से किस प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को अगर हटाना है तो जो है आपका हाँ जी, ये आपका राज्यसभा से ही प्रस्ताव पारित होना चाहिए और 14 दिन पूर्व सूचना के पारित होना जरूरी है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम क्या है। वो है आपका द यूनियन ऑफ गवर्नमेंट, इसका नाम हो जाता है, क्या हो जाता है, यूनियन ऑफ गवर्नमेंट हो जाता है, यूनियन ऑफ गवर्नमेंट। भारत का प्रधानमंत्री किसका मुखिया है, केंद्र की सरकार का मुखिया होता है। और भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है। तो इसका कथन है कि आपके प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नाम मात्र का नेता होता है, कथन गलत हो गया। वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, संसद में अंदर सब आ जाते हैं और वह अपने मंत्रियों में से किसी को भी बर्खास्त नहीं कर सकता है, करने का अधिकार है, लेकिन यहां पर प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है, यह कथन यहां पर सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्वों का, किसके दायित्वों का, आपके प्रधानमंत्री के दायित्व का, किसके, प्रधानमंत्री के दायित्व बताए गए हैं 78 के अंदर कि वो कड़ी के रूप में काम करेगा, मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच में कड़ी के रूप में काम